बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक कहेंगे एक्सप्रेसो के एक नए एपिसोड के साथ। मैं हूँ अर्मिला हसन, इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं और बिल्कुल आपकी एनर्जीज ड्रेन नहीं हुई हैं, जो कि ये वो जुमा है जो कि आया है 2 दिसंबर को। सेकंड है ना, 2 दिसंबर को। इसका मैंने मतलब भी ये फ्राइडे पहले कंफर्म किया भाई एक उम्मीद है, और वो उम्मीद है बहुत सारे हमारे तनख्वाहदार तबके को तनख्वाहें आने की, तो इसलिए बहुत सारे लोगों की एनर्जी अपनी जगह पे कायम है। अदरवाइज अगर ये जुम्मा आता ऑन 29 और 30 ऑफ लास्ट मंथ तो थोड़ा सा आपको ज्यादा तंग करता। लेकिन ये तो मैंने आपको बस एक दिलासा दिलाने वाली बात की ना। देखें, कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद जो होती है ना, उसके सारे आपको पूरा दिन गुजर जाता है। तो हमने आपको सुबह सुबह वो उम्मीद दिलाई है। खैर, इस दुआ के साथ कि आपका दिन अच्छा गुजरे। जुम्मे के दिन आप हैं? नहीं, मैं एक अच्छी बात कर लूँ ना, फिर करते हैं। जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत फजीलत है, और अगर आप पढ़ेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा सवाब आपको मिलेगा। सो कोशिश कीजिएगा कि पढ़ते रहें असर से पहले। अब आप बात करें, अपना नाम बताएं। अच्छा, मैं हूँ इमरान हसन। वैसे मैंने बताया था आई थिंक। नहीं, आपने नहीं बताया। I'll see it in repeat कि मैंने बताया यार। इमरान हसन है, ये ठीक ठाक है। और जो कराक्रम हाईवे पे टेस्ट मैच हो रहा है वो आप तो देख रहे होंगे। कराक्रम हाईवे। अच्छा, कराक्रम हाईवे पे फ्लैट पिच के ऊपर, बिल्कुल फ्लैट पिच के ऊपर टेस्ट मैच हो रहा है। और कल 6:30 बल्कि 6:45 की औसत से टेस्ट मैच के अंदर 506 रन बन गए। ये मुझे लगता है घर से सोच के आए थे, उन्होंने फेंटी लगानी है और इन्होंने सोचा था कि ये T20 नहीं T10 है। लेकिन कल सबसे अच्छा जो तज्जिया किया वन लाइनर वो शोएब अख्तर ने किया मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा इट सीम्स लाइक दिस टीम इज री इन्वेंटिंग द क्रिकेट। ऐसा लगता है, और वाकई जी ये री इन्वेंशन है। वर्ल्ड कप आप जीत के आए T20 का, और दूसरा मुल्क भी माशाल्लाह ऐसी मेहरबानी करे, आपको ऐसी विकेट दे दे कि आए सर प्लीज हमें मारें, हमें फेंटी लगाए। तो उन्होंने ऐसा फेंटा फिर वो लगाया, इमरान खान साहब कहते हैं फेंटा लगाया, ऐसा फेंटा लगाया कि 506 रन बना दी। हालांकि गेम भी पूरी नहीं हुई कल, 75 ओवर्स का जनाब 4 बल्लेबाजों ने सेंचुरियां स्कोर की हैं पहले दिन टेस्ट मैच के। आप इमेजिन करें कि क्या मैच होगा, और कोई T20 मैच की तरह खेला है। सिर्फ 4 विकेटें गंवाई हैं, 506 रन बनाए हैं, और 12 साल रिकॉर्ड 112 साल। अच्छा सॉरी, 112 सॉरी, मैं 12 साल पे रह गई थी। 112 साल रिकॉर्ड तोड़ा। इससे कबल 1910 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दिन में, और उससे पहले 2000 साल पहले डायनासोर्स ने बनाया था। ऐसा लगता है। और मजाक भी उड़ाना चाहते हैं, सॉरी, पर ना कल जैसे फेंटी पड़ी थी ना, और कल हमने ना स्टेडियम के अंदर शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान को भी देखा। मेरा दिल कर रहा था इनसे कहते 2-2 ओवर आके करा दे यार, गवाही देने आए थे प्लीज। फेंटी पड़ी आ जाते आप भाई। ओवरऑल खैर ये तो हो गई लाइटर एंड के ऊपर बात, लेकिन बड़ी प्लानिंग के, हाँ बड़ी प्लानिंग के साथ इंग्लैंड की टीम आई और बहुत उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट खेली। टेस्ट मैचेस में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, और कल के मैच के बाद हमें लगता है कि लोगों का टेस्ट क्रिकेट में भी इंटरेस्ट इसलिए बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर इंग्लैंड इस पेस से 1.5 दिन खेल जाता है तो 1000 रन बन जाएंगे। मुझे लगा आप कहने लगे एतबार उठ जाएगा। मतलब एतबार तो उठ ही गया हमारा वैसे ही, लेकिन 1000 रन भी बन सकते हैं, क्योंकि अभी 4 विकेटें गिरी हैं, और विकेट के ऊपर बहुत तनकीद की जा रही है। बल्कि कुछ जो इंटरनेशनल स्पेक्टेटर्स हैं उन्होंने तो जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा था और जो ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है, दोनों का कंपैरिजन शेयर किया हुआ था कि वो बिल्कुल ग्रॉसी एक विकेट थी, ये बिल्कुल एक फ्लैट विकेट है। क्या सोच के बनाई होगी उन्होंने ये विकेट? यार आई एम नॉट टेक्निकल इन दिस विकेट्स एंड स्टफ। आप देखिए ना, ये हो रहा है स्पोर्ट्स में, जर्मनी और बेल्जियम बाहर हो रहे हैं, दूसरे अर्मला के मसाइल हो रहे हैं। खैर, अब फीफा की बात हम कर लें, क्रिकेट की बात हमने कर ली। डिटेल्स आगे वैसे तजदिया लेंगे क्रिकेट की ऊपर। बहुत लंबी बात करनी है हमने। 4 ये जो 506 रन बने, इन पे इतनी छोटी सी बात नहीं बनती। बिल्कुल। और फीफा की अगर हम बात करें तो फीफा में भाई हमें सुबह सुबह जो खबरें मिलती हैं, अक्सर अगर रात को मैच ना देखे तो वो बड़ी खतरनाक होती हैं। जर्मनी ने कोस्टारिका को 4-2 से शिकस्त दी। जर्मन फैंस खुश हो जाएंगे सुन के, लेकिन 4 बार का चैंपियन जर्मनी इवेंट से बाहर हो गया है, ये सैड हो जाएंगे सुन के। भाई ओजिल एंड कंपनी, दे आर नो मोर इन द वर्ल्ड कप, और ये सबसे सैड न्यूज़ है जो ओजिल फैंस हैं उनके लिए। और मुझे ओजिल का रोना याद आता है लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर जो उनका था। खैर, जापान ने स्पेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। दूसरी जानिब बेल्जियम और कनाडा का भी वर्ल्ड कप में जो सफर है वो तबाह हुआ। मोरक्को ने कनाडा को 2-1 से हराया। दूसरी जानिब जापान और स्पेन ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया, और क्रोएशिया और बेल्जियम के दरमियान जो मैच हुआ वो बराबर आई। तो ताज़ा तरीन जो फिक्सचर्स के रिजल्ट हैं
वो आपको बता रहे हैं, लेकिन सूरत हाल जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, और खासतौर पे जो बड़ी टीम्स, दो बड़ी टीम्स हैं बेल्जियम एंड जर्मनी, अगर ये बाहर हुए हैं तो क्या इस दफा हम कोई नया वर्ल्ड चैंपियन देखने जा रहे हैं? दैट्स द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है। वैसे जर्मनी का मुझे, चूंकि फुटबॉल में उस तरह से फॉलो नहीं करती, बट स्टिल जो चीजें जर्मनी की टीम के लिए मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है कि वो बाहर ही हो गई है। लेकिन खैर जी, फुटबॉल की बात करेंगे, और फुटबॉल में हमने हमेशा से देखा है कि एक पंप होता था जिससे हवा भरी जाती थी, लेकिन कतर में जो जारी फीफा वर्ल्ड कप है, इसमें जो इस्तेमाल हो रहे फुटबॉल है वो काफी मुनफरिद है। इनमें हवा भरने की बजाय इन्हें चार्ज किया जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर आई जो बहुत वायरल भी हुई, जिसमें कतर में जारी वर्ल्ड कप मैच से कबल फुटबॉल को सॉकेट में लगी तारों की मदद से चार्ज किया जा रहा था, और ये फुटबॉल इस्तेमाल की जा रही है बेसिकली जो अल रहला इसका नाम है। अच्छा, अल रहला, ओके, जो एक स्मार्ट बॉल है जिसके अंदर एक सेंसर लगाया गया है। सेंसर फी सेकेंड 500 बार बॉल डेटा वीडियो ऑपरेटर को भेजता है, जिससे ऑफ साइड का तयन करने में मदद मिलती है। और फुटबॉल में बात की जाए तो 14 ग्राम की जो रिचार्ज एबल बैटरी है वो मौजूद है, जो वायरलेस चार्ज होती है, और सिंगल चार्ज पर 6 घंटे तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह ये अव्वलीन फुटबॉल है वैसे जो पानी पर मबनी स्याही और ग्लू से बनी है, और इसे माहौल दोस्त भी करार दिया गया है। जो इंग्लिश फुटबॉलर है कैरन ट्रिपियर, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि ये स्मार्ट फुटबॉल आम फुटबॉल से थोड़ी मुख्तलिफ है और वजन में भी थोड़ी हल्की है। गेम इससे कैसी हो रही है ये तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब मैं सोचता हूँ कि अगर क्रिकेट में भी रिचार्जेबल बैट्स शुरू हो गए और उनका जो स्ट्रोक है वो ज्यादा हो गया, तो अगर अभी इंग्लिश बैट्समैन इतना मार रहे हैं तो वो 2000 पे नहीं होंगे। तो खैर दिस इज इंटरेस्टिंग, एंड दुनिया जो है ना वो स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रही है, दुनिया में एडवांसमेंट हो रही है, तो ये हमें अच्छा लग रहा है। दूसरी जानिब एक जानिब जहाँ तरक्की होनी चाहिए वहाँ पे जो अपनी रूट्स है, जो अपनी जबान है, जो अपनी लैंग्वेज है, बेसिक्स हैं, उसको नहीं भूलना चाहिए। और हम बात करने जा रहे हैं कराची में सजी 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो कि बड़ी खबर है, उससे पहले हम जाने से पहले कल कुछ सोशल मीडिया पर शाहरुख खान जो कि बॉलीवुड स्टार है, उनकी कुछ पिक्चर्स आई, कुछ वीडियो आई, वो उम्रा करने गए हैं, और वहां पर उनकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर जिसपे उनके फैंस जो हैं, जो कि खास तौर पर पाकिस्तान में या मुस्लिम फैंस हैं, उनके बड़े खुश हुए कि शाहरुख खान को उम्रा की सादत हासिल करते हुए उन्होंने देखा। तो हमने सोचा सुबह सुबह आपका भी जो कह ले, अगर आप भी शाहरुख खान फैन है तो आप भी खुश हो। एक चीज इन स्टार्स की अच्छी लगती है कि ये कहीं ना कहीं इनका जॉब, इनका बिजनेस ऐसा नहीं है कि रिलीजन से बहुत कनेक्टेड रहें या पब्लिकली कनेक्टेड रहें। तो बहुत सारे इनके जो फैंस हैं, बिकॉज दे गॉट फैंस इन मिलियंस एंड बिलियंस, तो इनकी जाती जिंदगी पे डिस्कस भी करते नजर आते हैं कि जी इनका मजहब से क्या ताल्लुक है। तो दूसरी जानिब हमें ये देख के, चाहे आमिर खान की हज की वीडियोस हों, शाहरुख खान की उम्रा की वीडियोस हों, अभी हुमायूं सईद रिसेंटली उम्रा करने गए हैं, उनका ताल्लुक भी शोबे से है। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी क्रिटिसाइज करने से पहले, किसी को जज करने से पहले ये देख लिया करें कि हर शख्स की अपनी प्रायोरिटीज हैं, वो अपने तरीके से मजहब को लेकर चल रहा है, अपना कनेक्शन है अल्लाह ताला के साथ। हम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले। स्टिल ये साइट एक अच्छी साइट है कि ऐसे लोग, ऐसे सेलिब्रिटीज जो रोल मॉडल्स होते हैं हम सबके लिए, अगर वो इस तरह के किसी जेस्चर में हमें नजर आते हैं तो ये अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि आप उस पर हेट कमेंट्स करें। इट्स रॉन्ग। चलिए जनाब, हम शो में बहुत कुछ है आज यूजुअल हमारे पास, लेकिन अभी आपको बताएंगे सबसे पहले आज की बड़ी खबर। असेंबली इमरान खान की अमानत है, जब कहेंगे तोड़ देंगे, लेकिन कानूनी मसाइल हैं, आईनी मसाइल। ये पंजाब की सूरत हाल है। असम्बलियाँ तोड़ने और बचाने की इस वक्त जंग जो है वो उरूज पर है। मुमकिन तहलील असम्बलियों की बज़ाहिर तहरीक इंसाफ और PDM दोनों के लिए एक चैलेंज बनती नजर आती है। एक दूसरे की हिकमत अमली को देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक PTI सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख देने से कासिर है। लगता ऐसे है कि PTI कह बैठी है, लेकिन फिर सोचा कि नहीं, अभी बहुत जल्दी है। दूसरी जानिब जो हुक्मरान इत्तेहाद है PDM, जो कि बड़ा एक्सपीरियंस भी है इस किस्म की पॉलिटिक्स को लेकर, वो असम्बलियाँ बचाने के लिए हिकमत अमली और मनसूबाबंदी में मसरूफ तो है, लेकिन सामने नहीं ला रहा। लाहौर सियासी सरगर्मियों का और जोड़ तोड़ का मरकज है। इमरान खान ज़मान पाक, आपको मालूम है, उनका आबाई घर है, वहाँ पे मौजूद हैं, मुशावरत कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, और ये मुसलसल जारी है। PTI की जो आला सतही कमेटी है उसने 20 दिसंबर तक ये असम्बलियाँ तोड़ने की तजवीज़ दे दी है, लेकिन PTI पंजाब के जो बाज़ अरकान असम्बली हैं जो कि एक्सपीरियंस भी हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तावीलें पेश कर रहे हैं और फौरी तौर पर असम्बलियाँ न तोड़ने का मशवरा दे रहे
हैं। गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने परवेज़ इलाही साहब से फाइनली एक मुलाकात की। ये एक डिलेड मुलाकात इसको कह सकते हैं, डिले हो रही थी ये, और परवेज़ इलाही साहब ने एक बार फिर कहा कि कप्तान वी ट्रस्ट यू, और जो आप कहेंगे वो हो जाएगा। कप्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है, जल्दबाजी के बजाय सब्र करने का मशवरा दिया और कहा है कि 13 जमातें 0 हो चुकी हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। समझ रहे हैं ना? हाँ, दूसरी जानिब मफामत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी मैदान में आ गए हैं। असेंबली को बचाने के लिए केपीए पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया और कहते हैं कि जनरल इलेक्शन नहीं होगा, जहां असेंबलियां तहलील होंगी वहीं इलेक्शन कराया जाएगा और भरपूर मुकाबला किया जाएगा। सियासत में तो फिलहाल खासी हमें कंफ्यूजन नजर आ रही है, मगर हकीकत यह है कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत तबाह हो गई है, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। इसहाक डार साहब भी जब आए थे तो उन्होंने कहा जी कि 200 रुपए तक डॉलर लाऊंगा, बल्कि 200 से भी नीचे लाऊंगा, लेकिन अभी तक वो भी इसमें कुछ खातिर खान को कामयाबी हासिल नहीं हुई। आवाम को फिलहाल कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन पे और सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज गुल साहब, सबसे पहले तो जो असेंबलियां तहलील करने का मामला है, इमरान खान साहब ने ऐलान किया और अभी तक पीटीआई हो या पीडीएम इत्तेहाद हो, इस हवाले से कुछ कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब इस हवाले से जो हतमी ऐलान करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन आपको लगता है कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास कोई ऐसी काउंटर स्ट्रैटेजी है या कोई ऐसा प्लान है जिसपे वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, हुक्मरान इत्तेहाद या हुक्मरान जमात के पास हमेशा ताकत की ऑप्शन, पैसे की ऑप्शन होती है, और आपने देखा था कि जब हमजा शहबाज को वजीर आला बनाना था तो उस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब और दूसरे साथियों ने इनके क्या क्या कुछ नहीं किया था, किस तरह चौधरी शुजात हुसैन साहब के पांव पड़ गए थे, और उस वक्त आपने कुछ रहनुमाओं की मुस्कुराहटें भी देखी थी। तो अभी दोबारा कुछ उसी किस्म का खेल हो रहा है। बज़ाहिर जितने भी आप हमने तज्जिए सुने, बल्कि आपके तो सारा कुछ शहर में हो रहा है, तो पीएमएलएन के पास कम से कम उनके पास थोड़ी महदूद ऑप्शंस हैं नंबर्स के हिसाब से। अब नंबर्स को हटा के वो क्या कर सकते हैं, ये अभी उनको खुद भी समझ नहीं आ रही, इसीलिए आज़म नज़ीर तारक साहब को वो वापस ले आए हैं। लेकिन देखिए, मैं इस बात से परेशान हूं कि इमरान खान ने तो ऐलान करना था, कर दिया, उसने इनको परेशान भी कर दिया, लेकिन उसके जवाब में जिस अंदाज में अब मनसूबाबंदी हो रही है, जिस तरह बताया गया बड़े तमतराक के साथ कि अब आसिफ जरदारी साहब ने भी अब डेरे डाल दिए हैं लाहौर में, लाहौर मिशन पे वो आ गए हैं, तो ऐसे मालूम होता है कि हमारे अक्सर रहनुमा इस मुल्क को अपनी कोई जाती जागीर के तौर पे और अपने जाती मफादात की बरारी के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं। यानी वो अदले का बदला है, और एक हाँ जी, माइट इज राइट और टेट फॉर टैट की एक सियासत हो रही है, और उसमें जो कौमी मफादात हैं या इस मुल्क के मफादात आवाम के, वो बिल्कुल पसे पुष्ट डाल दिए जाते हैं। अब देखिए ना, जिस तरह इसहाक डार साहब ने अभी आपने जिक्र भी किया कि लंदन यात्रा से वापसी के बाद या उससे पहले ही कह दिया था कि मैं डॉलर को 200 रुपए से नीचे लेके आऊंगा, लेकिन मौजूदा हालात में मालूम नहीं वो किस सदी में, किस दहाई में रह रहे हैं, तो उनका एहसास नहीं था कि पाकिस्तान के पास अगर डॉलर कमाने की कैपेसिटी महदूद है तो डॉलर की कीमत फिर होकर पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर सकता। अच्छा गुल साहब, तो जी सवाल मेरा पंजाब के हवाले से हम अगर बात करें, एक तो हम ये कह रहे हैं ना कि अपनी पॉलिटिक्स कर रही है, तहरीक इंसाफ के पास अपने ऑप्शंस हैं, बतौर तज्जियाकार पीटीआई का ये फैसला किस हद तक दुरुस्त था या स्ट्रोक किस हद तक ऑन टाइम था जो उन्होंने खेला कि जी हम असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं, और क्या अब वाकई आपको लगता है कि पीटीआई के लिए मुश्किल उनको लग रहा है ये फैसला करने के बाद इस पर अमल करना, या ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? बीइंग एनालिस्ट आप क्या समझते हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी का हिस्सा तो था। अब जितना हम मीडिया को भी फॉलो कर रहे हैं, उससे उसने गवर्नमेंट के लिए, हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बज़ाहिर मुश्किल तो पैदा कर दी है, लेकिन जाहिर है इतना आसान नहीं होता अपने तमाम इत्तेहादियों और पार्टी के तमाम अरकान को एक ऐसे इंतहाई इकदाम पे मजबूर करना। मिसाल के तौर पर पंजाब में अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बड़े अरसे के बाद इख्तियार मिला है, उनकी ख्वाहिश होगी कि कम से कम 5-6 महीने वो मजीद गुजार लें
ताकि अपनी कंस्टिट्यूंसी को मजबूत कर लें। तो वैसे तो उनकी अक्सरियत नहीं है उनकी जमात की, लेकिन उसके बावजूद चूंकि इमरान खान पीटीआई के साथ वो अब नत्थी हो गए हैं, लगता यही है कि उन्होंने अपने बेटे मोनिस इलाही की वजह से, उसके सियासी मुस्तकबिल की वजह से खुद को पीटीआई के साथ नत्थी कर लिया है। तो वो कश्मकश में, इस शशोपंज में जरूर है कि आया हम मुकम्मल तौर पे इमरान खान के साथ चलें या फिर अपना कोई रास्ता इख्तियार करें। तो लगता है कि वो इतना आसान नहीं होगा। इवन पंजाब में पीटीआई के अपने कई अरकान भी होंगे जो कि अभी इस्तीफा नहीं देना चाहते होंगे। मैं देख रहा था कि अगर इस्तीफे दे देते हैं तो फिर शायद इलेक्शन जल्दी हो जाए, क्योंकि 22 अगस्त की स्टेटमेंट थी राना सनाउल्लाह की, जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर इन्होंने 2 असेंबलियों से इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा, क्योंकि ये बार बार तब मरियम सफदर और राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ वगैरह ही कहते कि इनको इतना अगर शौक है तो ये बस इस्तीफे दे दें। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि अगर इन्होंने इस्तीफे दे दिए दोनों असेंबलियों से तो फिर बड़ा मुश्किल होगा और हमें फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अभी जो सरदार अयाज सादिक साहब और दूसरे साहबान कुछ ये इशारे दे रहे हैं कि हो सकता है कि मौजूदा कौमी असेंबली की मायात को मजीद बढ़ा दिया जाए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के किसी कानूनी तरीके से। तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हो गई है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तान के आप के लिए। ठीक हो गया। गुल साहब, आपने पहले आसिफ अली ज़रदारी साहब का जिक्र किया और आपने कहा कि उन्होंने कहा है कि वो तरीके अदम एतमाद लाएंगे दोनों असेंबलियों के अंदर। कल उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके बाद परवेज़ इलाही साहब की जो इमरान खान साहब में मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि आप सब्र करें, कोई परेशानी की बात नहीं है, तरीके अदम एतमाद आने दें। आपको लगता है इमरान खान साहब के लिए अभी इस वक्त, चूंकि जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था असेंबली को तहलील करने के लिए, ये जो मशवरे हैं ऑलरेडी माजी में भी कुछ इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे खान साहब के, इन पे इम्प्लीमेंट करना या इन पे अमल करना उनके लिए एक सूटेबल राह होगी या एक जो कह लें तरीका होगा? देखिए, जिस मुल्क में मुनाफकत आसपास फ्लोट कर रही हो, जिस मुल्क में अगर जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं वो तमाम एक हो जाएं, जिस मुल्क में एक तारीख रही है इंतखाबात को पॉल्यूट करने की, यानी इंतखाबी नताइज में गड़बड़ करने की, तो उसमें फिर जो शख्स हुकूमत से बाहर होता है, जो शख्स निज़ाम के खिलाफ होता है, उसके लिए तो जाहिर है फिर ऑप्शंस महदूद हो जाते हैं, मुश्किलात उसके लिए बढ़ जाती हैं। ठीक है। कल 2 बड़े इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज हुए मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के ऊपर। एक आसिफ अली जरदारी साहब का था और एक मोनिस इलाही का इंटरव्यू था। अब इन दोनों इंटरव्यूज के अंदर एक तो जरदारी साहब उन्होंने कम नजर आते हैं इतने गुस्से में। कल बड़े गुस्से में नजर आए जब उनसे ये क्वेश्चन किया गया कि क्या आप इमरान खान से बात कर सकते हैं। मैं वो अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले कोई तनकीद करना बंद तो करे, फिर उसके बाद होगा, और बड़ी सख्ती से उन्होंने ये कहा। और दूसरी जानिब मोनिस इलाही साहब नाला नजर आए पीटीआई से बाजवा साहब के मामले के ऊपर जो ट्वीट्स की गई। उन्होंने कहा कि हमें, बाजवा साहब ने कहा था कि हम पीटीआई के साथ खड़े हों, और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया पीटीआई को। उनके जाने के बाद ये एक कहना चाहिए कि एहसान फरामोशी के जुमरे में आता है। तो आपको कहीं ये जो मोनिस इलाही का खास तौर पे बयान है, इससे लगता है कि पीएमएलक्यू में और पीटीआई में कोई खलीज है जो कि जन्म ले रही है? एक जानिब असेंबली तोड़ने में डिलेज हैं, एक जानिब ये, तो कहीं कोई ऐसा लगता है आपको सूरत हाल बन रही है अब? देखिए, नामुमकिन तो नहीं है कि बाजवा साहब को बहाना बना के चौधरी परवेज इलाही और उनके साहबजादे अपने जो रिवायती इत्तेहादी हैं रावलपिंडी, उनको उनके इमेज को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जनरल बाजवा तो अब तारीख बन गए, लेकिन हमें ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि अगर फौज पाकिस्तान के सियासी मामलात में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में गालिब रही है तो उसकी बुनियादी वजह यूनिटी ऑफ कमांड है कि चाहे कोई जीएचक्यू में बैठा है, अंदर बैठा है, या जीएचक्यू के बाहर बैठा है रिटायर होके, उसको पूरा इदारा ओन करता है और उसके सर पे तमाम लोग, तमाम जर्नल ऑफिसर्स इकट्ठे हो जाते हैं। जनरल मुशर्रफ के केस में भी हमने यही देखा था कि किस तरह उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। तो ये हमारे सियासतदानों को ये बात समझनी चाहिए कि जब तक ये इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं करेंगे, कोई कम अज कम नुकात पे इकट्ठे नहीं होंगे हमारे सियासतदान, उस वक्त तक ये जो मर्जी करते रहें जीएचक्यू से नहीं जीत सकेंगे। और ये मोनिस इलाही ने जो बातें की हैं
हो सकता है कि एक स्मोक स्क्रीन हो, अपनी रिवायती जो दोस्ती है चौधरी खानदान की रावलपिंडी के साथ, उसको निभाने की कोशिशों का आगाज हो। इसको खारिज इम्कान नहीं करार दे सकते। अच्छा, और इसमें आने वाले वक्त में कुछ ऐसी सूरत हाल हो सकती है, आप कह रहे खारिज इम्कान नहीं हो सकता। दूसरी जानिब जो शदीद अरमला ने शुरू में भी जिक्र किया इकॉनमी के हवाले से, न सिर्फ ये कि इकॉनमी के ऊपर गुल साहब कुछ हो नहीं रहा, ऐसा लगता है कि कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं भी नहीं जो कि अब अनटैप किए जा सकते हैं। IMF आपको पता है फिर हमें मुश्किलात का शिकार हैं हम अगली किस्त लेने के लिए। और दूसरी जानिब अभी मैं पढ़ रहा था शहबाज राना साहब की एक स्टोरी जिसमें हमारे जो रिजर्व्स हैं उसको 7.5 बिलियन दिखाया जा रहा है। आई मीन ही सेड कि इट इज 7.5 बिलियन नाउ, और इसका असर हमारे दिफाई एक्सपेंसेस के ऊपर भी होने लग गया है। तो इस सूरत हाल में कोई हिकमत अमली आपको नजर आ रही है हुकूमत की? अगर नहीं तो वो क्या होनी चाहिए? बिकॉज ऐसा लगता है कि कोई हिकमत अमली है नहीं, जस्ट पॉलिटिक्स हो रही है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल आप जो मैंने शुरू में कहा तो वही आप उसी नुक्ते पे आ गए हैं कि सियासतदान अपने अपने पार्टी मफादात, जाती मफादात की बरारी में बज़ाहिर लगे हुए हैं, इस मुल्क को अपनी जागीर समझ के। और इसमें रावलपिंडी यानी हमारी मुसल्लह अफवाज भी मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल नहीं रह सकती इस नुक्ते नज़र से कि चूंकि सियासी गैर यकीनी है, उस गैर यकीनी को ख़त्म किए बगैर तमाम सियासी जमातें मिल बैठ के कोई मुश्तरका लायामल इख्तियार नहीं कर सकती हैं। जब तक मुश्तरका लायामल नहीं होगा, हमारे डोनर्स, एक बात सबको जहन में रखनी चाहिए कि हमारे डोनर्स और हमारे दोस्त ममालिक सब पाकिस्तान से बैसित मजमूई नाला हो चुके हैं, इसलिए कि उनको अब अंदाजा हो गया है कि इस मुल्क के सियासतदान, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी सिर्फ कर्जों की मईशत चला रहे हैं, कर्जों पे मुकम्मल इन्हिसार है। एक कर्जा लेते हैं, उसको चुकाने के लिए नया कर्जा ले लेते हैं, और ये मांगे तांगे की मईशत जो है ये अब अपने आखिरी दमों पे है। इसका मुस्तकिल इलाज तलाश करना होगा। उसके लिए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे फौज है चाहे सियासतदान है, उन्हें अपने अपने मफादात को बालाए ताक रख के मुल्क के मफादात को सामने रख, इसके बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी, यानी सब स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा और मुल्क की इकोनॉमी को प्रायोरिटी पे रखना होगा, ना कि अपने जाती मफादात को। थैंक यू मच इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज गुल साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पे अपना तज्जिया दे रहे थे। हमें एक ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बताएं तो कराची में सजी 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी है और 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से शायर, अदीब और मुख्तलिफ शरीक हो रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया है, जबकि मारूफ अदीब अनवर मकसूद साहब के शोख और बरजस्ते जुमलों ने महफिल को गुलजार बना दिया। इतवार तक जी ये कॉन्फ्रेंस जारी रहेगी और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मुख्तलिफ उर्दू की किताबों की रोनुमाई भी की जाएगी और कराची के अंदर मेला जारी है। अगर आप लोग अदब से या दीगर जो तमाम तर इन जो एक्सपर्ट्स को या इन लोगों को सुनना चाहते हैं तो आप इस कॉन्फ्रेंस में जरूर जाएं। 4 रोज तक यानी संडे तक ये जारी रहेगी। सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। बिल्कुल जनाब, सारे जहां में धूम हमारी ज़बान की है, आप जरूर कोशिश कीजिए उर्दू को समझने के लिए। बोलना तो जरूरी है ही, बोलने के लिए और उसकी तरवीज के लिए अपना रोल अदा करें। उर्दू को अपनाइए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उर्दू अपनाएंगे, उर्दू आपको अपनाएगी, तो इस तरह हमारे कल्चर की एक अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने आएगी। इस पर हम बात करते रहेंगे, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। तो ऐसा लगता है कि जो वायरस इंग्लैंड की टीम में आया था उसका असर सिर्फ पेट पे नहीं हुआ, थोड़ा दिमाग पे भी हुआ है और वो पॉजिटिव हुआ है फॉर इंग्लैंड। आई मीन द वे दे प्लेड। हम बात करें पिंडी क्रिकेट टेस्ट की जिसका दूसरा दिन इस वक्त जारी है। इट्स अ सनी डे एज पर रिपोर्ट्स। अच्छा दिन है आज भी क्रिकेट के लिए। पहले रोज के खेल की अगर हम बात करें तो इंग्लैंड ने टेस्ट मैच को T20 की तरह खेला। आते ही इतने जबरदस्त चौके छक्के लगाए, सिर्फ 4 विकेटें गंवाई और 506 रन बना दिए 75 ओवर के अंदर। इससे पहले ये रिकॉर्ड 112 साल कबल बना था 1910 में ऑस्ट्रेलिया ने, और उससे पहले जैसे कि हमने कहा कि डायनासोर्स ने बनाया होगा इतना जबरदस्त रिकॉर्ड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले दिन 494 रन 110 साल पहले बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। पिंडी टेस्ट के पहले रोज की हम अगर बात करें तो मेहमान टीम के 4 खिलाड़ी तो आउट हुए, लेकिन 4 सेंचुरियां भी बनी। खराब रोशनी थी, मैच सिर्फ 75 ओवर तक हो पाया, लेकिन मेरे ख्याल में कहते हैं ना अच्छे लग जाए तो 75 भी बहुत है, तो कल लग गए 5 बस 75 ही खेले तो अभी इतने रन बन गए, आगे खेल लेते तो क्या बनता। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो कल हमने देखा, क्या ये वाकई टेस्ट मैच था या T20 था? ये इस पे जरा सबसे पहले तज्जिया दीजिएगा, या T10 था?
पहले मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को थोड़ा संजीदा करने की, क्योंकि मैं आप लोगों की बातें सुन के ऐसी हंसी छूटती है कि फिर वो और खैर इतने अच्छे आप लोग जुमले बोलते हैं। बहुत जबरदस्त कल इंग्लैंड ने क्रिकेट खेली और वाकई अगर पूरे 90 ओवर होते, बैड नाइट नहीं होती तो कितने रन बन जाते, हम ये सोच रहे थे। मेरे लैपटॉप में क्रिकेट का गेम है ना, जब मैं कभी टूर पे जाता हूँ, फारिग होता हूँ, मैं उसमें खेलता हूँ। ग्राउंड में खेल नहीं सकता, उस पर छक्के लगा के खुश होता हूँ। लेकिन यकीन माने उसमें भी 506 रन नहीं बन रहे थे। और हाईलाइट भी अगर आप देखें, अगर आप हाईलाइट्स भी देखें मैच की ना, तो भी इतनी जल्दी जल्दी चौके नहीं लगते जितने कल लग रहे थे। अच्छा, ऐसा नहीं था कि वो उठा उठा के आंखें बंद करके शॉट मारे, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट थे। आउटफील्ड फास्ट थी, गैप उनको पता थे, टेस्ट मैच वाली फील्डिंग लगी हुई थी, गैप में शॉट मारते और वो चौका होता। 76 बाउंड्रीज लगी हैं, 76। और T20 से भी ज्यादा जितने रन हम लोगों ने पावर प्ले में नहीं बनाए थे वर्ल्ड कप के फाइनल में, उतने उन्होंने 6 ओवर में बनाए। तो ये सलीम की स्ट्रैटेजी क्या थी? हमें दिलचस्प बात हुई थी कल इनके, हमने कोच का जिक्र तो किया था मैकलम का, लेकिन ये स्ट्रेटजी क्या थी कि आते ही जो है ना वो मारना शुरू करें? हाँ, मतलब ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम जब भी पाकिस्तान आके खेलती है तो दे डू एक्सपेरिमेंट्स। वो T20 में भी एक्सपेरिमेंट करते रहे कि हमने कैसे खेलना है, आपको पता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करते रहे। और कल भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जी हम टेस्ट को जरा तेज खेल के देखते हैं कैसे होता, तो कल उन्होंने खेल लिया। आपको क्या लगता है? नहीं इमरान, असल में जो मैकुलम आए उन्होंने एक नई एक स्ट्रेटेजी बना के दी इनको टेस्ट क्रिकेट। फिर टेस्ट पे इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बहुत खराब चल रही थी, वो आए एक डिफरेंट अप्रोच एक लेकर आए अपनी। उन्होंने एक ना जारहाना क्रिकेट की उनको एक हिकमत अमली बना के दी कि यार आपको शुरू से ही तेज खेलना है, चाहे जो भी सूरत हाल हो। इसको बेसबॉल का नाम दिया गया है, का नाम भी दिया गया है, इसको इस्तेलाह को मजाक भी इसका उल्टा। लेकिन इस स्ट्रेटेजी के बाद आखिरी 6 में से 5 टेस्ट इंग्लैंड ने जीते हैं। उसका ये ताल्लुक नहीं है कि जी पाकिस्तान आए, उन्होंने पिछली दफा में लाहौर में अच्छा खाना नहीं खिलाया था, चलो मारेंगे। ये ओवरऑल जहां भी जाते हैं उनका यही स्टाइल है कि वो इसी तरह से खेलते हैं। तो कल हमने देख लिया, हम लोगों को खदशा तो था कि ऐसा होगा, लेकिन अब अपनी टीम के साथ ही हो तो लेकिन इसमें हमारा खुद का भी कसूर है। हम लोग समझ रहे थे कि अल्लाह दिल क्रिकेट क्लब के साथ हमारा मैच है, इंग्लैंड के साथ नहीं है। 4 प्लेयर्स को हमने डेब्यू करा दिया। नहीं तो आप खालिद साहब सोचें कल अजहर अली आए या आज आए, अजहर अली आए और 50 गेंदों में 150 बना दे, कैसा लगेगा आपको? सोचें जरा। सोचा भी नहीं जा रहा। पानी फेंक के कोई आपकी आंखें खोल देगा। सलीम खालिद साहब, ये जो हमने एक बात की है, जिस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी तो थी, लेकिन कल पिच भी क्या थी? बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हम सुन रहे थे, ऑब्वियसली वो टेक्निकल बात जो आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि पिच भी उनकी मदद कर रही थी कि आए हम फेंटी लगाने आए हैं, आपने पिच भी ऐसी दी है, चले फिर अब डबल फेंटी लगेगी। अर्मिला, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल बात यह है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट बोर्ड है ना, वो शिकस्त से डरता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिंडी में टेस्ट हुआ, उस वक्त भी ऐसी पिच बनाई कि हमारे बैट्समैन लग रहे थे ब्रेडमैन, ऐसा है उन्होंने भी बनाए, हमने भी रन बनाए। उसके बाद वो मैच ड्रॉ हुआ। बाद में ICC ने उससे हमें एक तंबीही लेटर जारी किया कि यार ये कैसी पिच बनाई है आपने। और अब भी मुझे लग रहा है कि ऐसे ही होगा। रिवायती तौर पर पिंडी की जो पिच होती है, सिर्फ शिकस्त से बचने के लिए कहते हैं चलो 2 सेंचुरी अहमद जबर ने क्या कवर ड्राइव मारे, ये देखो उसकी वीडियो चलाएंगे, बाबर का कवर ड्राइव देखो, ये बाबर ने 150 कर दिए, उसने 200 कर दिए और ड्रॉ हो गया मैच। उसमें खुश, वो भी खुश, हम भी खुश। इस चक्कर में इन्होंने पिच ऐसी बनाते हैं। लेकिन वही होता है कि टॉस जो है वो जरूरी थोड़ी है। टॉस का इंग्लैंड ने जीता और उन्होंने जो मार लगाई, याद रखेंगे सब। हो सकता है टॉस पाकिस्तान जीतता तो पाकिस्तान भी 506 अल्टीमेटली एंटरटेनमेंट तो मिल रही है ना। इससे पहले कि हम क्रिकेट में मजीद बात करें, इसको थोड़ा सा कहते हैं, इसके बीच में एक कमर्शियल ब्रेक हम अपनी लेकर आते हैं। वो ब्रेक थी उस वीडियो की सूरत में जो कल हमने टर्नर की देखी, जो कि हाई कमिश्नर हैं बरतानिया के पाकिस्तान में, मार्क टर्नर आई थिंक इसका कंप्लीट नेम है। और उनकी जो वीडियो थी बड़ी वायरल हुई और लोगों ने उसको बड़े अच्छे जेस्चर के तौर पर लिया। आपने देखा होगा रक्षे पे राजा जी कतई जुलसो एंड ही सेड मैच टक्सा पिंडी जुलसा। आपका क्या ख्याल है, कैसा पाकिस्तानियों? हाँ जी, उन्होंने पाकिस्तानियों के बड़े दिल जीते हैं, उन्होंने नफ्स पकड़ ली है पाकिस्तानियों की। उनको पता है पाकिस्तानी क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करते हैं। और देखिए इस तरह की चीजें, हम लोग छोटी छोटी चीजों पे खुश होने वाले लोग हैं। हम जब देखते हैं इतने अच्छे तरह से जेस्चर दे रहे हैं वो, तो हमारे दिल में घर कर लेते हैं ऐसे लोग। और मुल्कों के ताल्लुकात जो है ऐसे ही अच्छे होते हैं, ऐसे ही बेहतर होते हैं। और जो बरतानिया ने उनको यहाँ पे भेजा है तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो और उन्होंने इससे पहले भी कई चीजें ऐसी हुई
जिसमें उनको दाद देने का दिल चाहता था, और वो बहुत अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हैं। कल भी वो रक्शे पे आए तो बहुत अच्छा एक लगा, कभी वो उनकी उर्दू में वीडियो आ जाती है, कभी पंजाबी में कुछ बोलते हैं वो, तो ये बहुत अच्छा जबरदस्त जेस्चर है। है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, पाकिस्तानियों की नब्ज पकड़ लेते हैं और ये इसी जेस्चर्स पे हम खुश हो जाते हैं। सलीम खालिद साहब, कल हमने शादाब और शाहीन शाह अफरीदी को भी देखा ग्राउंड के अंदर। आप, मेरा तो दिल किया मैं इनसे रिक्वेस्ट करूं 2 ओवर करा दें, आपका भी कर रहा था दिल के 2-2 ओवर करा देते ये भी। नहीं, मेरा ख्याल है वो लोग सोच रहे बात कर रहे होंगे पायन अच्छा ही होगा कि ऐसी नहीं है। 80 नहीं गिरा है। पिच ऐसी थी, यकीन माने कि उसमें बहुत मुश्किल था। शाहीन तो नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर है, लेकिन उनके लिए भी मसला होता। पिच बिल्कुल सीधी थी, बहुत फ्लैट पिच है, जैसे नासिर हुसैन ने कहा कि रोड है, रोड सड़क। और जिस तरह से रमीज राजा साहब बातें करते थे पहले, मैं आया हूँ, मैं ऐसी पिचेस बना दूंगा, मैं वैसी पिचेस बना दूंगा, बस बन लेकिन गई। आप देखिए कैसी पिचेस बनी। लेकिन आप कायदे ट्रॉफी जो हमारा डोमेस्टिक इवेंट है, अगर आप उसकी स्टैट्स निकाल के देखें तो किसी ने 1000 रन किए, किसी ने 800, हर मैच में डबल सेंचुरी। तो ब्रेडमैन सारे लग रहा है पाकिस्तान में आ गए, 5 साल का टैलेंट मिल गया। यही लड़के जो बाहर जाके खेलते हैं तो उनसे खेला नहीं जाता। ऐसे ही है। तो ये हम लोगों का डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में गैप इसी वजह से है। पिचेस हमारी अच्छी नहीं है और ये बोर्ड समझता नहीं है, फिर ये बेचारे प्लेयर्स को बुरा भला कहा जाता है। वो शोएब अख्तर ने भी कल अच्छी बात की, उन्होंने कहा इनकी पेट खराब थे तो इन्होंने ऐसा खेला, ठीक होते तो ये क्या करते। खैर आगे बढ़ते हुए, आज सेकंड डे है, अभी टेस्ट मैचेस के हवाले से कुछ कहा नहीं जाता। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी टीम शायद इतना तेज ना खेल पाए इस गैप को कवर करने के लिए, और वैसे ही हम जब बहुत बड़े टोटल के पीछे जाते हैं तो हम विकेट्स दे देते हैं। आप क्या स्ट्रैटेजी देख रहे हैं आज बाबर 11 की, इफ दे कम इनटू द बैट? पहले तो ये देखना है कि आज हमारी बैटिंग आती भी है या नहीं? इंग्लैंड, सही कह रहे हैं। अब इंग्लैंड का इरादा क्या है, किस तरह से ये बाकी विकेट जल्दी लेते हैं नहीं ले पाते। लेकिन खैर, तो मजाक की बात, आ जाएगी पाकिस्तान की बैटिंग। लेकिन हम लोगों का जो स्टाइल है ना, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हो, चाहे वो अजहर अली हो, ये दो तो खैर बहुत ही ज्यादा ये लोग खेलते हैं, देख के खेलते हैं। बाबर फिर भी थोड़ा बेहतर खेलता है। और आपकी वाली बात कि इतना ज्यादा स्कोर जब बच जाता है तो टीम वैसे प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद इस मैच में इंग्लैंड की अब दोबारा बैटिंग ना आए। अच्छा, आई ना, बिल्कुल, क्योंकि जल्दी अगर इससे मैं सलीम साहब ये मतलब कतई नहीं लूंगा कि हम दोनों इनिंग्स में हम पहले फॉलो ऑन हो और फिर हम हार जाएं। इससे मतलब लूंगा कि हम इतने रन बनाएंगे कि हम उनको बैटिंग ही नहीं देंगे। ठीक है सर, दोनों चीजें हो सकती हैं। बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रख लेते हैं। अब आप दोनों की ख्वाहिशात है छोटी छोटी, अब इसमें मैं क्या कह सकती हूँ। थैंक यू, बनाएंगे, फिक्र नहीं करें, मगर हमें 3 दिन लगेंगे इतने रन इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैसे उन्हें लाइटर साइड ये तज्जिया था, क्योंकि इतना सुबह सुबह हमारे सीरियस तज्जिया करने का दिल नहीं कर रहा था, और कल जो फेंटी पड़ी थी कल गेम हुई उस पे सीरियस बनता भी नहीं है। हाँ, चलिए ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। कल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बहुत वायरल हुई, इनफैक्ट एक पिक्चर जिसमें आपको एक स्टूडेंट जो कि एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं वलीद मलिक, वो एक ढेर मेडल्स का पहने आपको नजर आते हैं। 29 मेडल्स इंक्लूडिंग 27 गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल्स। एमबीबीएस के स्टूडेंट्स जिन्होंने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अंदर डिस्टिंक्शंस ली और कमाल कर दिया। लोगों ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया, इनकी सलाहियतों को, डिस्पाइट ऑल ऑफ द ट्रबल्स दैट ही हैड इन हिज करियर, बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। ऐसा कैसे हो सकता है कोई पाकिस्तानी अपनी किसी फील्ड में कुछ अच्छा करे, हमारे शो का हिस्सा ना हो। वलीद इस वक्त लाइव स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। हमने जरूरी समझा कि उनसे जाने कि वलीद कैसे। मेरा आपसे पहला सवाल है वलीद, वेलकम के साथ, कैसे? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे पे इतनी मेहनत की, और ये फल जो है मुझे मिला है, ये मुझे नहीं मिला। इसके पीछे बहुत से लोग शामिल हैं। मेरे माँ बाप हैं, मेरे बहन भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और मेरे कॉलेज से मुंसलिक जो भी तमाम असातिज़ा कराम हैं। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज इट्सेल्फ, उसको एक ऑनर देना, क्योंकि आपको पता ही है कुछ लोगों को अमीरुद्दीन का पता भी नहीं है, ठीक, तो उसके लिए एक नाम, एक जो फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि मैं जबरदस्त। अच्छा, वैसे तो हमें पता है जो लोग एमबीबीएस कर रहे होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत पढ़ते हैं, मतलब पढ़ने वाला बंदा ही एमबीबीएस कर सकता है मुझे लगता है। उसके अंदर भी इतने सारे मेडल्स लेना, ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो आपको होगा, लेकिन स्टिल कैसे, किन किन सब्जेक्ट्स के अंदर जिनका आपका इंटरेस्ट था उसमें आपको ये मेडल्स मिले और इतने सारे मिले? स्टार्ट में जो है वो मुझे काफ़ी मुश्किल सामना करना पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाइक स्टेप बाय स्टेप इंसान जो है वो कोशिश करता है कि बिल्डअप करे। तो जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी स्टार्ट में कि मैं ये कर सकूँगा, लेकिन एक फ्लो बन गया। उसके बाद फिर मेरी हर सब्जेक्ट में कोशिश होती थी कि मैं हाईएस्ट मार्क्स लूँ और पोजीशन हासिल करूँ। तो कितना टाइम पढ़ते हैं आप, ये बताएं?
दिन में कितने घंटे आप पढ़ते हैं? एंड पे जो आखिरी टाइम्स होते थे उसके अंदर तो 12 to 16 आवर्स भी हमें करना पड़ता था, और नींद जो होती थी वो 2 से 3 घंटे की होती थी। My goodness, and we can see that hard work. ये आप देख रहे हैं, ढेर है मेडल्स का, लोग एक लेने के लिए जिंदगी लगाते हैं, मेहनत करते हैं। ग्रेट वर्क, नो डाउट। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स सारे डिजर्व करते हैं कि उनको बहुत आज उनकी तारीफ की जाए। उमूमी तौर पे पाकिस्तान में लोग नेगेटिव चीज़ों की वजह से वायरल होते हैं सोशल पे, कोई नेगेटिव चीज़ आती है, बहुत कम लोग हैं जिनकी कोई ऐसी पिक्चर वायरल होती है कि दे हैव अचीव्ड समथिंग। यू आर वन ऑफ देम। कैसा फील हो रहा है? कल से तो सोशल पे हमें आप ही नजर आ रहे हैं और आपके मेडल्स। बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ मैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ को जो है वो हम प्रमोट कर रहे हैं, एक एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और ये ज़रूरत है अलमिया है पाकिस्तान का कि हम जो है किसी मुख्तलिफ डगर पे लग गए हैं, जबकि हमारी मुख्तलिफ जो कौम है, इंडिया है, बाकी एशियन कंट्रीज़ हैं, वो प्रमोट करें अपनी एजुकेशन को। तो बहुत ज़रूरी है कि हम एजुकेशन पे फोकस करें और उस पर मनी सर्व की जाए। हुकूमत पाकिस्तान भी इस पर ज़्यादा फोकस रिसोर्सेज लगाए जाए, क्योंकि यही हमारे जो है आउटकम इसी से ही बनेगा। तो वलीद, आगे क्या प्लान है, क्या करना है? पाकिस्तान में ही पढ़ना है या पाकिस्तान से बाहर जाना है? वहाँ पे कुछ सोचा है अपने आगे फर्दर करियर को लेके? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हालात जो है वो इतने साजगार नहीं है। बीमार तो बहुत है पाकिस्तान में, डॉक्टर्स की तो बड़ी बीमार हैं और डॉक्टर्स भी बीमार हैं, अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है। तो उनके लिए जब कुछ नहीं किया जा रहा, आप लोग भी देख रहे होंगे कि 4000 डॉक्टर्स अप्लाई कर रहे हैं 2 सीट्स के लिए। तो जब ये हालात होंगे तो डॉक्टर्स को मूव फॉरवर्ड करना होगा इन अब्रॉड। ऐसे आप जैसे स्टूडेंट्स को फेलो स्टूडेंट्स बुली भी बहुत करते हैं, किताबी कीड़ा है, पढ़ता रहता है, इससे पूछ लो, इसको पता होगा, वो तंग कर रहे होते हैं। आपने इन चीजों को कैसे लिया? इनकरेज करती थी, कभी भी तंग भी होते थे, यार अच्छा नहीं, मुझे भी थोड़ा, मैं भी थोड़ी पार्टी कर लूं, हर वक्त पढ़ता स्टार्ट में थोड़ी आदत हो गई थी। स्टार्ट में बंदा थोड़ा सा हेजिटेट करता है, लेकिन मेरे दोस्त जो थे वो मुझे इस मजाक के अंदर ही मोटिवेट करते थे, और उनका बहुत बड़ा पार्ट। कल फिर सेल्फियां ले रहे होंगे ना आपके साथ आके, हैं? अच्छा ये बताएं वलीद, फैमिली के अंदर ना जब कोई एक बच्चा एमबीबीएस कर रहा होता है तो बाकी कजिन्स या रिश्तेदार भी कह रहे होते हैं कि वो देखो वलीद एमबीबीएस कर रहा है, इतने मेडल्स ले रहा है। बहन भाई भी सारे, अम्मी अब्बू उनको कह रहे होते हैं देखो कितना पढ़ता है। तो आपने तो उनके लिए एक बार सेट कर दी है, घर बाकी बहन भाई तंग होते हैं कि आप तुम इतना पढ़ते हो? हमें भी अम्मी अब्बू यही कहते हैं। नहीं, एक टाइम आया था कि अम्मी मेरे से किताबें छीनने लग गई थी और कहने लगी थी कि कुछ और भी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं, कुछ ना कुछ और करो, हमारे साथ बाहर चलो और पढ़ना नहीं है। लेकिन एक एम जब बन जाए इंसान का तो फिर इंसान के एक डगर पे लग जाता है, तो इंसान का फोकस वही हो जाता है। बहुत सारे लोग तो हैं वो वैसे ही डॉक्टर, अब्बू की ख्वाहिश है बेटी डॉक्टर बन जाए, लेकिन इट्स अ कॉज, इट्स अ पैशन, उसके बगैर नहीं होता है। आप चूंकि माशाल्लाह एक कामयाबी आपको मिली, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई बिलीव, अभी आपने बहुत आगे जाना है। क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वसाइल कम है उनके पास, आप भी शायद ऐसी किसी मुश्किल से गुजरे हो, कुछ मशवरा आप देना चाहें दी एंड? मेरा मशवरा पेरेंट्स को स्पेसिफिकली ये है कि अपने बच्चों को अपने अंदाज में मोल्ड ना करें। वो जिस तरह चाहते हैं, जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, एटलीस्ट उनको गिव देम एन अपॉर्चुनिटी। और एमबीबीएस इज़ नॉट द एंड। अफसोस के साथ ये बात है कि हमारे माँ बाप ने मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो है वही कहते हैं कि आइदर इंजीनियर और डॉक्टर। तो माशाल्लाह अब काफ़ी फील्ड्स आ गई हैं, तो इन सब में हमें जाना है, इन सब को प्रमोट करना है। यानी बहुत सारी फील्ड्स हैं, अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वो जो भी फील्ड चूज करना चाहते हैं वो करें। थैंक यू वेरी मच वलीद, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियां दें, और इतने सारे मेडल्स देख के वैसे ही बंदा खुश हो रहा है। जिंदगी में एक नहीं लिया हमने, आज बहुत ही एहसास हो रहा है वलीद। लेकिन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। वलीद इज अ हीरो, और जैसा कि उन्होंने कहा कि जस्ट अ बिगिनिंग, आप किसी भी फील्ड के अंदर अगर अपना बेस्ट देते हैं तो ये हो नहीं सकता है कि आप उसको अचीव करें। आपके माँ बाप की दुआएं, आपके असातिज़ा की एफर्ट। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे, जहां पे पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री तारीख में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम जब देखते हैं तो हमें, हमारे लिए कुछ काबिल फ़ख्र नहीं होता, हम परेशान भी होते हैं, हमने गलतियां भी की। वहीं पे हमारे मुल्क और हमारे सियासतदानों को कुछ ऐसे एजाज़ात भी हासिल हैं जो शायद दुनिया में यूनिक है। आज से 34 साल पहले हम अगर आपको ले जाएं तो आज के दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जो कि इस्लामी दुनिया की पहली वज़ीर आज़म थी, खातून वज़ीर आज़म थी, उन्होंने अपने ओहदे का हलफ उठाया था। एंड इट वाज अ हिस्टोरिकल डे इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, 2 दिसंबर। और ये आप उनको देख भी सकते हैं। बेनज़ीर साहिबा को 27 दिसंबर को 2007 के अंदर शहीद कर दिया गया था। बहुत बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत थी, बहुत बड़ा उनका सियासी कद था, और बहुत बड़ी पॉलिटिकल लेगेसी थी जिसको वो लेकर चल रही थी, भुट्टो लेगेसी। इस वक्त भी
जो उनके फर्जंद हैं वो पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। लेकिन आज पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसके लिए एक बड़ा अहम दिन है और एक बड़ा अहम मोड़ था। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की थी और पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा वो बतौर स्पीकर नेशनल असेंबली उन्होंने सर्व किया और ये भी एजाज़ पाकिस्तान को ही हासिल है। सो इस तरह से एक तो विमेन एम्पावरमेंट को लेकर और पाकिस्तान की जो जमहूरी तारीख है उसको लेकर एक अच्छा मस्बत दिन है, तो हमने सोचा कि इसका जिक्र। और ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं जब उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म अपना हल्फ उठाया था तब के मनाजिर हैं, और ये हल्फ उठाने की तकरीर के दौरान हमने सोचा कि आज का ये दिन याद किया जाए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी याद। बिल्कुल जी, और प्रोग्राम में आगे भी हमारे पास बहुत कुछ है। हम शुरू करते हैं इनफैक्ट सेकंड आवर के अंदर, सेकंड हाफ के अंदर आपको सबसे पहले सेगमेंट फ्लैग्स दिखाते हैं जिसमें सना हमायूं मुलाकात करवा रही हैं OIC के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी असगर मोहसिनोफ जो कि पाकिस्तान में है, उनसे मुलाकात भी आपको दिखाते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फ्लैग्स। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉम्सटेक में, जहाँ पर आज मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल OIC साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिज एक्सीलेंसी असगर मोहसिनोफ। सो योर एक्सीलेंसी जनाब सफ़ीर, आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। मेरे लिए ये एक एजाज़ की बात है कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। मेरा पहला सवाल ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में OIC क्या रोल अदा कर रहा है, और ये कि OIC पूरी दुनिया में कैसे किरदार अदा कर रही है। impacting the world. Thank you very much for having me here and good morning Pakistan. It's really a pleasure to be here today. मुझे इस प्रोग्राम में मौका देने पर आपका शुक्रगुजार हूँ। सुबह बखैर पाकिस्तान। यहाँ मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजर रहा है। मेरा पाकिस्तान दौरा करने का मकसद कॉमस्टिक की तरफ से होस्ट किए गए इवेंट में शिरकत करना है। इस तकरीब के जरिए हम मुस्लिम ममालिक में साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत पर रोशनी डालेंगे। मैं इस तकरीब के शुरका को ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में साइंस और टेक्नोलॉजी के फरोग के लिए कितना अहम किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान OIC की कायम कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी कॉमस्टिक का होस्ट है। इस्लामाबाद में इसका मरकजी दफ्तर है और इसकी सरबराही डायरेक्टली पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी करते हैं। Technology headed by His Excellency the President of the Republic of Pakistan, His Excellency Dr. Arif Alvi. So, as such, अगर मैं बात करूं मुस्लिम ममालिक के साइंस और टेक्नोलॉजी की अहमियत में कॉमस्टिक और OIC के किरदार की, OIC के क़याम की वजह वो सानहा था जब कुछ यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी थी। OIC का क़याम सियासी नुक्ता नज़र की बुनियाद पर हुआ। OIC का क़याम अपने दिफा और अपने हकूक़ को हासिल करने की खातिर किया गया। लेकिन अब जब सारे मुस्लिम ममालिक के सरबराह आपस में मिल बैठे हैं तो ये इदारा मुस्लिम उम्मा के बाकी मसाइल और तरक्याती कामों को भी देखने लग गया। 1969 and at first it was अब अल्हम्दुलिल्लाह OIC एक बैनुल अक़वामी रजिस्टर्ड इदारा है। UN के बाद OIC दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इदारा बन चुका। अगर मैं OIC ममालिक की जोग्राफी के हवाले से बात करूं तो उसका आगाज मलेशिया, इंडोनेशिया से होता है और ये मगरबी ममालिक तक जाता है। अगर मैं रोशनी डालूं OIC के चंद अहम निकात पर तो उसमें सबसे अहम मसला फ़लस्तीन का है। फ़लस्तीन के मसले पर OIC ने बहुत काम किया है। हमारी बेशुमार रिजर्वेशन हैं जो इस मसले के हल के लिए एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं। working together between the Islamic countries. इसके अलावा जिन मुल्कों में मुस्लिम अक़लियत की शक्ल में बस रहे हैं हम उनके हकूक पर भी एक बारीकी वाली निगाह रखते हैं। उसके अलावा दहशतगर्दी एक ऐसा मौजू है जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए मसला बना हुआ है। मुस्लिम ममालिक में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए भी OIC काम कर रहा है। इसके अलावा हम ये इदारा मुस्लिम ममालिक के मुआशी, सकाफती और मुआशरती मसाइल के हल के लिए भी कोशा रहता है। अब आकर OIC ने एक नया मोड़ लिया है और वो है साइंस और टेक्नोलॉजी का। साइंस और टेक्नोलॉजी की अगर अहमियत पर बात करें तो ये मुस्लिम ममालिक के लिए बहुत जरूरी है। कुरान पाक का आगाज इक़रा से होता है जिसका मतलब है पढ़। ये वो पहला लफ्ज था जो हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। Palestine and Al-Quds al-Sharif. इस्लाम का आगाज ही तालीम पर है। इस्लाम हर फर्द पर जोर डालता है कि तालीम हासिल की जाए। जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो साइंस एक प्रोसेस का नाम है। हमारे इर्द गिर्द माहौल साइंस की बुनियाद पर है। साइंस हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। हमारी कोशिश है मुस्लिम दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी का इल्म हर एक के पास मौजूद हो।
इस वक्त मुस्लिम ममालिक में साइंस का इस्तेमाल एक अहम मौजू है। बेशुमार मुसलमान ममालिक इस ज़मन में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। 2017 में काज़ाख्स्तान के शहर आस्ताना में साइंस और टेक्नोलॉजी के मौजू पर पहले सेमिनार किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम ममालिक के मबैन कुछ नकात पर मुश्तमिल 2026 तक का एजेंडा बनाया गया। इस एजेंडे का मकसद मुस्लिम ममालिक और ईस्टर्न ममालिक के माबैन साइंस और टेक्नोलॉजी के फर्क को खत्म करना था। मैं समझता हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में अभी मुस्लिम ममालिक बहुत पीछे हैं। हमें जल्द से जल्द ये मालूमात हासिल करने की जरूरत है। इसी से हम लोग एक बार फिर दुनिया में एक नुमाया नाम बना सकेंगे। हम सब जानते हैं चंद सदियां पहले मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत की और अपनी रवायात में अपना नाम बनाया। Breakthrough achievements. We were the ones in the Islamic world. That was such a comprehensive answer that opens up the horizons for the world. Definitely. और अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि OIC में पाकिस्तान अपना क्या किरदार अदा कर रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं? How do you see the role of Pakistan? I'd describe the role of Pakistan as a leadership. मैं पाकिस्तान का किरदार मुस्लिम दुनिया में एक लीडर के तौर पर देखता हूँ। मैं समझता हूँ अगर हमने ये तमाम गोल्स अचीव करने हैं तो उसमें पाकिस्तान को नुमाया किरदार अदा करना होगा। कॉमस्टिक को होस्ट करने का इरादा भी पाकिस्तान की जानिब से ही किया गया था। To host the COMSTEC. कॉमस्टिक वो इदारा है जो OIC के लिए फैसलों पर अमल दरामद करवाता है। कॉमस्टिक मुस्लिम ममालिक के तलबा को प्रैक्टिकली काम करने के मौके फराहम करता है। यही नहीं, पाकिस्तान ने ही मुस्लिम ममालिक के दरमियान एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम मुतारिफ करवाने का आइडिया दिया था। कई मुस्लिम ममालिक से बेशुमार तलबा पाकिस्तान की नामी ग्रामी यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने आते हैं। पाकिस्तान में बहुत से अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो मुस्लिम ममालिक के तलबा को मौके फराहम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के बहुत मशहूर हैं कि वो साइंसी मालूमात तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ शेयर कर रहा है। And it is a treasure and it is a big value for the Islamic world. And we are happy that Pakistan is always willing to share that with us. Fantastic. Okay, now I would like to know how important these kind of events that you're having today, a meeting आज के इवेंट के हवाले से हमें बताएं जो कि कॉमस्टेक में हो रहा है, कितना अहम है मुस्लिम ममालिक को जोड़ने के लिए। Events should be held in between, bringing these OIC countries together. The leaders of the Islamic world are constantly trying मुस्लिम ममालिक इस वक्त अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी नौजवान नस्ल में किस तरह तेजी के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी का नॉलेज बढ़ाया जाए, किस तरह लोगों को कायल किया जाए कि वो तालीम हासिल करें और मालूमात के हसूल में दिलचस्पी इख्तियार करें। इसलिए जो पॉइंट्स 2017 के समिट में नोट किए गए थे उन पर तेजी से काम हो रहा है। फिर 2021 में दुबई में होने वाले समिट में उस पर एक ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। मुस्लिम ममालिक में तालीमी मेयार को फरोग देने में बड़े मुसलमान ममालिक का बहुत अहम किरदार है। वो बड़े मुल्क 15 हैं, ये वो तमाम मुसलमान मुल्क हैं जिन्होंने तालीम और सेहत के शोबे में तरक्की कर रखी है। ये एक बेहतरीन मौका है कि ये सब ममालिक मिलकर बैठें और अपने इस प्लान को जामिया हिकमत अमली के जरिए मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की कोशिश करें। 15 of them. आज की मीटिंग सीनियर ऑफिशियल्स के माबेन है। उसमें हम इन तमाम दस्तावेजात को रेडी करेंगे ताकि आने वाली मिनिस्ट्रीज के माबेन मीटिंग में उन पर अमल दरामद किया जा सके। Towards the forthcoming ministerial meeting, inshallah, in the soon future. Fantastic. मुझे बहुत मालूमात मिली। आपसे बात करके यकीनन हमारे देखने वालों की मालूमात में भी इजाफा हुआ होगा। अब मुझे ये बताएं OIC के मुस्तकबिल के मंसूबे क्या हैं कि मुस्लिम ममालिक को एक साथ लेकर चला जा सके और आलमी दुनिया में क्या बेहतर किरदार अदा किया जा रहा है। Well, if we are talking about the OIC as an organization, our first and foremost goal is to provide the rightful and legitimate rights of the Palestinian people. जिस तरह मैंने पहले कहा, OIC का बुनियादी गोल फलस्तीन के लोगों को उनके हकूक दिलाना है। ये हमारे मुस्तकिल बुनियादों पर एजेंडा है। इसके अलावा OIC का एक और गोल है और वो ये कि दुनिया में जहाँ भी मुसलमान आबाद हैं उनके हकूक दिलाए जाएं। अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उनके लिए आवाज उठाई जाए। खुलासा ये है कि इस्लाम का मतलब है अमन। इस्लाम बर्दाश्त करने को फरोग देता है। हमारा ये ख्वाब है कि इस दुनिया में अमन का गहवारा बनाया जाए। हम इसकी मिसाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। To make the world free of wars but full of peace.
बहुत ज़बरदस्त। मुझे OIC के बारे में जानने का मज़ीद मौका मिला और OIC के मुस्तकबिल के मंसूबात के बारे में भी जान सकी। आपका बहुत शुक्रिया। हम सब इन चीजों पर यकीन रखते हैं और हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं। Thank you very much, Your Excellency. It's been such a pleasure to know more about. उम्मीद है आपका पाकिस्तान में क़याम बेहतरीन होगा और पाकिस्तान OIC में मिसाली किरदार अदा करता रहेगा। So that is all about flags और आज का इंटरव्यू काफी कॉम्प्रिहेंसिवली नॉलेजेबल रहा। आई होप कि आपको भी मजा आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू प्रोग्राम में आगे बढ़े और बात करें कुछ पाकिस्तान की वॉलीबॉल टीम के हवाले से। आपको पता है परसों ये हुआ था आई गेस कि पाकिस्तान की जो सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप है उसके अंदर फाइनल में पाकिस्तान ने एशियन चैंपियन ईरान को हराया था और टाइटल अपने नाम किया था, यानी कि अब पाकिस्तान सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियन है। इस वक्त फाइनल में पाकिस्तान ने ईरान को 3-1 से डिफीट किया। लाहौर में खेले गए इस फाइनल में पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जो पहले 2 सेट्स थे इसमें शानदार खेल पेश किया। इसमें 25-17, 25-16 से कामयाबी हासिल की। तीसरे सेट में एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान लीडिंग पोजीशन में था, लेकिन ईरान ने कमबैक करते हुए 23 के मुकाबले में 25 पॉइंट से कामयाबी हासिल की थी। जो फोर्थ सेट था इसमें जबरदस्त मुकाबला देखने में आया। पाकिस्तान ने यह सेट 20 और 25, 20 और 25 के मुकाबले से जीता और सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप का टाइटल इस तरीके से अपने नाम किया। और इस वक्त हमारे साथ मुबश्शिर रजा जो कि कप्तान है वॉलीबॉल नेशनल टीम के, हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल मुबश्शिर, आपको खुशामदीद कहेंगे और साथ साथ आपको मुबारकबाद भी देंगे कि बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आपने चैंपियनशिप अपने नाम की और ईरान को शिकस्त दी। सबसे पहले तो इस चैंपियनशिप के हवाले से बताएं कैसा कंपटीशन था, ओवरऑल चैंपियनशिप कैसी थी? जी मैम बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा फजल है कि ये हमारे पास फर्स्ट टाइम ये चैंपियनशिप हुई है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज भी था, हमारी वॉलीबॉल फेडरेशन के लिए, हमारी आवाम के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें इज्जत से नवाजा, हम लोग जीत गए। सो हमारे लिए एक चैलेंज ये भी था कि ये इस्लामाबाद में पहले हमारा इवेंट हो रहा था और हमारी पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने बड़े शॉर्ट टाइम में ये इसको लाहौर में लेके आए और ये एक हफ्ते के अंदर उन्होंने मैनेज किया। बहुत डिफिकल्ट होता है कि एक इंटरनेशनल लेवल का इवेंट जो है वो अरेंज करना। सो जिसमें आपको पता है ईरान एक एशिया की चैंपियन टीम है, सो उसको बीट करना कोई आसान काम नहीं है। उनकी तैयारी भी अच्छी थी और हमारी नेशनल टीम की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी बहुत अच्छी तैयारी थी। लड़कों ने बड़ी मेहनत की और खूब दिल लगा के जो है ना वो इसमें इंटरेस्टेड होके मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने इवेंट अपने नाम किया। नहीं माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त आप खेले और इसमें कोई शक नहीं है। आपकी गेम से भी हमें लगा कि आप बहुत ही कमाल खेले। मैं थोड़ा सा अगर इस टूर्नामेंट की जानिब हम दोबारा आएंगे, लेकिन वॉलीबॉल एक ऐसी गेम है मुबश्शिर जो मुझे लगता है क्रिकेट के बाद अगर हमारे गांव देहातों में भी खेली जाती है और आम लोग उसको खेलते हैं और हर उम्र के लोग खेलते हैं, अब तो गलत नहीं होगा। आई मीन इट्स अ कॉमन गेम। पाकिस्तान इसमें आपने एजाज जीता तो ये ओब्वियसली मेन स्ट्रीम पे आ रही है, हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी आएगी, लेकिन हम इंटरनेशनली कहां पे खड़े हैं वॉलीबॉल को लेकर? क्या हम बैनुल अक़वामी सतह पे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में जा सकते हैं, कंपीट कर सकते हैं अभी ये मुबश्शिर? जी हमारे जो वॉलीबॉल फेडरेशन के जो हमारे हेड हैं चौधरी मोहम्मद याकूब साहब, उनका एक ख्वाब है कि हम वॉलीबॉल को वर्ल्ड लेवल पे इंशाल्लाह लेके जाएं। सो एक इसकी निशानी आपके सामने आ गई, हम सेंट्रल एशियन को जो है ना वो फर्स्ट टाइम चैंपियन हो गया है। बिल्कुल। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एशिया में रैंकिंग बहुत अच्छी है। आपको तो पता है कि वॉलीबॉल एक बहुत एक अच्छे जो है वो हमारे गांव देहात में भी बड़ी अच्छी तरह खेली जाती है, देखी भी जाती है। हमारे जो वॉलीबॉल फैंस हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैंस हैं, बहुत ज्यादा लवर्स हैं और इंशाल्लाह हम ऐसे इवेंट्स अगर और भी पाकिस्तान में होते रहे तो हम पाकिस्तान को जो एशिया लेवल पे नहीं वर्ल्ड लेवल पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे वर्ल्ड लेवल इंशाल्लाह। मुबश्शिर, आपने कहा कि इंटरनेशनली तो इस गेम का बहुत स्कोप है, लेकिन यहाँ पर आपकी फेडरेशन हो या ओवरऑल आप लोगों को फैसिलिटीज किस तरह की हैं, ट्रेनिंग्स किस तरह की हैं कि आप लोगों ने जिस तरह अल्लाह करे कि आप लोग इंटरनेशनली भी जाएं और खेलें और जीत कर आएं, लेकिन क्या हमारी ट्रेनिंग, हमारी फैसिलिटीज उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरती हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हमारे साथ हमारी वॉलीबॉल फेडरेशन के पास अभी तक अपना जिम्नेजियम ही नहीं है कि जिसमें हम ट्रेनिंग्स कर सके। हमें जो जिम्नेजियम के लिए ट्रेनिंग के लिए हमें इस्लामाबाद में कैंप लगाना पड़ता है, कभी कभार पेशावर में, कभी कभार हमें वाकेट में। तो हमारे पास एक अपना जिम्नेजियम होना चाहिए नेशनल टीम के पास
अपना एक हॉस्टल होना चाहिए, जो कि नहीं है हमारे पास। हमें बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि वो भी आए, इंटरेस्ट ले इस स्पोर्ट्स में और हमें कुछ सपोर्ट करे। हम भी चाहते हैं हम अपने मुल्क का नाम इंटरनेशनल लेवल पर जो है अपने मुल्क का नाम रोशन और मेरे ख्याल में ये सिर्फ आपका गिला नहीं है, हम अक्सर कहते हैं सभी एथलीट्स का प्रॉब्लम है। तो मैं हैरान हूं कि 3-4 जो बड़े शहर हैं हमारे, वहां पे 3-4 बड़े जिम्नेजियम्स क्यों नहीं बना दिए जाते जिसमें सभी एथलीट्स आए और वो अपनी प्रैक्टिसेस करें। अगर हैं भी तो उनको रेनोवेट करें, उनको एक्टिव किया जाए। और वैसे आपकी बात सही है कि हैं भी जगहों पे, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह, कराची वगैरह में, तो उन पे तवज्जो देने की जरूरत है। वलीद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मुबशर। अच्छा, आगे बढ़ते हुए हम अगर दोबारा लेट्स गेट बैक टू द टूर्नामेंट, एक तो इसमें ईरान आपके लिए टफ कंटेस्टेंट था, बाकी कौन सी टीम्स थी जो कि टफ कंटेस्टेंट थी, और क्या गेम स्ट्रेटेजी थी मुबशर जिसकी वजह से आप चैंपियन बन पाए? जी, इसके अलावा श्रीलंका एक बहुत अच्छी टीम है और उनकी एक एशिया में रैंकिंग बहुत अच्छी है, साउथ एशिया में उनकी बड़ी अच्छी रैंकिंग है। तो इसके अलावा बांग्लादेश की जो अभी जो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, बांग्लादेश ने अपना लास्ट मेरा ख्याल है 2 महीने से कैंप अपना ईरान में लगाया हुआ था। अच्छा। इसी इवेंट के लिए ट्रेनिंग कैंप अपना ईरान में लगाया था और डायरेक्ट ईरान में मैचेस खेलते रहे हैं। वहाँ की जो ईरान की लोकल टीम्स हैं, इंटरनेशनल लेवल की जो उनकी टीमों के साथ मैचेस खेल के वो मुकम्मल तैयारी के साथ आए इस इवेंट के लिए। और यू नो कि आज स्पोर्ट्स जो भी है उसको वो अगर आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, हमारी नेशनल टीम को चाहिए हमारी फेडरेशन को सपोर्ट करे हमारी गवर्नमेंट। तो हम भी चाहते हैं हमारे जो इंटरनेशनल लेवल के इवेंट्स हैं हम भी वो खेलने से उनके लिए जाने से पहले हमें कोई अब्रॉड इंटरनेशनल वो कोई ऐसे जी इंटरनेशनल लेवल पर कैंप लगने चाहिए ताकि हम मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं। यू नो कि हमें विदाउट सपोर्ट हम अपने ही वो उस फेडरेशन अपने बलबूते पे यहाँ पे कैंप्स लगा के बगैर इवेंट्स के हम जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है रिजल्ट देने के लिए। डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है कि जब सारा साल इवेंट्स नहीं हो रहे, सिर्फ कैंप्स लग रहे हैं और लोगों की या प्लेयर्स की प्रैक्टिस नहीं हो रही, तो फिर इंटरनेशनली तो चैलेंजिंग होगा मुबशर। अच्छा, हमारी नेशनल टीम तो मौजूद है, लेकिन जो नए प्लेयर्स हैं या जिनका इंटरेस्ट है उनको टीम में शामिल करना या उनके लिए टीम की जो कह ले कैपेसिटी में इजाफा करना, उसका क्या मैकेनिज्म है? किस तरह से लोग टीम के अंदर शामिल होते हैं या नए जो प्लेयर्स आते हैं उनके लिए क्या प्लान होता है फेडरेशन के पास? जी, इसके लिए फेडरेशन के पास हमारे पास फिलहाल कोई इतने वसाइल नहीं है। इसके लिए हमें करना क्या होता है कि एक सीनियर टीम हमारी होती है जो अभी इवेंट खेली है, उसके बाद हमारी जूनियर टीम होती है, फिर अंडर 17 आ जाती है। तो ऐसे लड़कों के जो हमारे 4 किस्म के जो है यहाँ पे जो हमने वो नर्सरी बनानी होती है, जिसमें यंग लड़के नीचे अंडर 17 से परफॉर्म करके जूनियर टीम में आते हैं, जूनियर टीम से परफॉर्म करके फिर सीनियर टीम में आते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत है कि हमारा अपना जिम्नेजियम हो, अपना हॉस्टल हो, अपने वो फाउंडेशन लड़कों को, जूनियर लड़कों को यहाँ पे सपोर्ट करे, उनको हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको साथ उनको डिटेल करे और वो उनको सिखाएं। तो ऐसे जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप लड़के ऊपर आते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में अच्छा स्कोप होगा। वॉलीबॉल में लड़कों को बड़ी अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं स्पोर्ट्स बेस पे। सो मेरी रिक्वेस्ट यही है गवर्नमेंट से कि हमें कुछ वो सपोर्ट करे, मीडिया सपोर्ट करे, तो इंशाल्लाह इसको और भी अच्छी लगेगी। दैट्स व्हाई यू आर हियर। हम अपना रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम वॉलीबॉल के ऊपर बात करें और हम हर स्पोर्ट्स को लेकर बड़े कंसर्न हैं कि वो ऊपर आना चाहिए। स्पोर्ट्स ऊपर आएगा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी टेंशन, फ्रस्ट्रेशंस वैसे ही कम हो जाएंगी इस कौम की। क्या ये वॉलीबॉल एक महंगा खेल है मुबशर? इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए कि अगर हुकूमत इसी तरह मुतवज्जे होगी तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लग जानी? आपको लगता है कि नहीं, एक मुतवस्सित तबके का खेल है और इतने ज्यादा रिसोर्सेज इसके लिए नहीं चाहिए? आपकी क्या टेक है? आप कैप्टन हैं हमारी टीम के। सर, आपको पता है स्पोर्ट्स जो भी हो वो नेशनल सतह पे अगर आप उसको लेके जाते हैं तो वो अगर उतना नहीं अगर आपको करना पड़ा, जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाते हैं बाकी स्पोर्ट्स को देखें, बाकी मुल्कों को देखें कि वो स्पोर्ट्स में इतने ज्यादा इंटरेस्ट है, इतना ज्यादा हमारी गेम जो सिर्फ एक आपको भी पता है कि गेम को सपोर्ट किया जाता है। वॉलीबॉल में इतने ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए हमें जस्ट हमारी रिक्वेस्ट यही है कि 2-3 चीजें जो है हमारे लिए वॉलीबॉल फेडरेशन को चाहिए होती है। बाकी फेडरेशन तो अपने बलबूते पे मैनेज कर रही है सर, तो इतना ज्यादा नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है। ट्रू दैट। अच्छा, एक तो चले आप तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आपके कोई और स्ट्राइकर डिफेंडर ऐसे जरूर होंगे। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि आप उनको स्ट्राइकर और डिफेंडर ही कहते हैं, मैं तो शायद फुटबॉल की टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन कोई और ऐसे प्लेयर्स आपकी टीम के जिनको आप समझते हैं कि उनमें बड़ा पोटेंशियल है, दे बीन ग्रेट इन द गेम, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, या कोई ऐसे प्लेयर जो आने वाले वक्त में आपको लगता है कि पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली और ऊपर लेके जाएंगे? किसी को आप मेंशन करना चाहें, बात करना चाहें किसी की आप? जी, माशाल्लाह सारे लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करने वाले लड़के हैं, जिनमें अभी 2-3 लड़के हमारे साथ यंग लड़के जो ऐड हुए हैं, जिसमें मैं स्पेशली जिक्र करना चाहूंगा जो हमारे
मोस्ट वैल्यूएबल डिक्लेयर हुए हैं, जिसमें फार रज़ा खान है फ्रॉम एयरफोर्स से, उसके अलावा उस्मान फरियाद है, ये है वापडा से। सो उसके अलावा हमारे पास एक सेटर है हामिद यजमान, वो आर्मी से हैं। सो 2-3 लड़के और हैं माशाल्लाह, वो भी जूनियर्स लड़के बड़े अच्छे, उन्होंने मेहनत की है, नेशनल टीम में जगह बनाई है। और इन लड़कों में अभी और इतनी इससे ज्यादा कैपेसिटी है कि वो सिर्फ इस इवेंट में नहीं बल्कि एशिया लेवल पे नहीं, वर्ल्ड लेवल पे जाके अपना आप लोहा मनवा सकते हैं। तो मुबशिर, आपकी प्राइज मनी क्या अच्छी थी, क्योंकि टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा था, और फाइनेंशियल सपोर्ट कैसी है नेशनल प्लेयर्स को? क्या इतनी है कि आप लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी भी गुजार सकें और गेम भी खेल सकें? क्या माली मुआवनत इतनी है इस गेम के अंदर, वॉलीबॉल में? सर, इस स्पोर्ट्स में मोस्टली जो है वो लोग, आपको पता है, मिडिल क्लास के होते हैं, सो इतने वो हाई क्लास के नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट में तो अच्छा सपोर्ट किया है हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, स्पेशली एंग्रो ने, बाकी उनके अलावा दीगर स्पॉन्सर ने हमें अच्छा सपोर्ट किया है। फेडरेशन जितना कर सकती थी उसने मैक्सिमम हमारे साथ किया है। लड़के अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी हैं। सो इसके अलावा इवेंट तो खत्म हो गया, अब इसको मेंटेन रखने के लिए लड़कों को जो सपोर्ट चाहिए होगी, तो वो लिए स्टेट को, उसके लिए गवर्नमेंट को इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। फेडरेशन तो अपना काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच मुबशिर रजा, बहुत शुक्रिया। कैप्टन वॉलीबॉल टीम साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे ईरान को हराकर जो सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप है इन्होंने अपने नाम की है। अनफॉर्चुनेटली हर एथलीट की तरह, हर प्लेयर की तरह इनका भी यही गिला है कि हुकूमत की जानिब से इनको कोई सपोर्ट नहीं है। फेडरेशन डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं, और इस तरह के कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो फैसिलिटीज या रिसोर्सेज ना होने की वजह से इंटरनेशनली उस स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर पाते और पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह करे कि हुकूमत भी इस हवाले से अपना रोल प्ले करे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें अफेरा फैज और वकार अहमद मलिक आज बात कर रहे हैं पेरेंटहुड के चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से। तो देखते हैं क्या डिस्कशन हो रही है। ओवर टू यू गाइस। थैंक यू सो मच अरमला एंड इमरान। नाज़रीन, बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं, और हो सकता है इन पेरेंट्स में से एक आप भी हों, जिनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो पेरेंटहुड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो मैक्सिमम तौर पे पूरी नहीं कर पा रहे। वो अपने बच्चे को जो बुनियादी टाइम है वो नहीं दे पा रहे, और जो उसकी ज़रूरियात हैं उसको भी कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पाते। तो एक ऐसा गिल्ट जिसका पेरेंट्स शिकार होते हैं और अंदर ही अंदर वो इस गिल्ट से लड़ते हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। वकार साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी जो पेरेंट है वो हमेशा यही चाहता है, जैसे सुबह उठता है वो चाहता होगा कि आज मैं अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा करूं, उसकी जिंदगी में कुछ नया करूं। कोई भी ऐसा नहीं चाहता होगा मैं अपने बच्चे की जिंदगी को मैसअप करूं। तो फिर ये गिल्ट कैसा है? ये देखें ना, गिल्ट अगर तो ये आपकी कम इल्मी की वजह से है, यानी आप चाइल्ड डेवलपमेंट और बच्चों की परवरिश और बच्चों की नफ्सियात के हवाले से कम आगाही रखते हैं, और उस कम आगाही की वजह से कुछ गिल्ट पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो यानी दो तरह के, एक तो ये है, अब पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। मतलब ये इस तरह का गिल्ट है जैसे मैं अपने बच्चे को महंगा खिलौना नहीं दे पा रहा, या मेरे रिश्तेदारों ने वो महंगा खिलौना या महंगी चीज़ें वो या ब्रांडेड कपड़े या इस तरह की चीज़ें हैं जो कि वो अपने बच्चों को देते हैं, जबकि वो मैं अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा। ठीक है। एक तो इस तरह का गिल्ट है, जो कि बहुत ही बेवकूफ़ाना किस्म का गिल्ट है। उसकी वजह यह है कि वो जो ब्रांड्स जिनसे आप आशना हैं, वो जो मटीरियलिज्म या मटीरियलिस्टिक चीज़ों की कदर से और उसकी कीमत से आप वाकफियत रखते हैं, वो आपका बच्चा बिल्कुल नहीं रखता। आप अपने बच्चे को हो सकता है कि कोई 10,000 का खिलौना उसको अगर आप बर्थडे पे गिफ्ट कर रहे हैं, और वो थोड़ी देर बाद देखें तो हो सकता है वो 2 बोतलों के साथ खेल रहा हो, वो 2 बोतलें जो हैं वो उसके लिए कुछ ज़्यादा कीमती हों। ठीक है, तो बच्चों के पर्सपेक्टिव में आप देखें कि वो बच्चों के लिए कोई मानी ही नहीं लगती ये चीज़ें, अनटिल कि वो एक ऐसे सोशल ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, या आप उनको ऐसे स्कूल्स में दाखिल करवा देते हैं जहाँ पे क्लास सिस्टम और इस तरह का वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जो कि उन बच्चों के अंदर ये चीज़ पैदा कर देती है कि हमने भी ये चीज़ लेनी है, ये वो लेनी है। लेकिन वो अगेन फिर मेरा तो यही मुकदमा है कि ऐसे स्कूल में आप क्यों दाखिल करा रहे हैं जो कि उसकी तरबियत के हवाले से इतना शदीद जो है वो एक नुकसानदेह चीज़ है। तो एक दूसरा है कि वो कुछ लोग ये समझते हैं कि यार कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कोई गफलत रह गई है, या ये चीज़ें जो हैं हम जितना मर्जी कोशिश करें, मिसाल के तौर पे उनकी अगर ये इल्म में आ गया है कि गुस्सा जो है वो बुरी बात है, और उसके बावजूद अगर बच्चे पे गुस्सा करते हैं या इवन पनिशमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो गिल्ट का शिकार होंगे। ठीक है। इसमें खैर कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि गिल्ट जो है वो कोई ऐसी चीज़ कतई नहीं है
जिससे हमें फरार हासिल करना चाहिए। गिल्ट बुनियादी तौर पर तो एक बड़ी मुस्बत चीज़ है। मुस्बत इस हवाले से है कि ये आपको एक दफ़ा जब आप गलत काम करते हैं तो दूसरी दफ़ा गलत काम करने से रोकती है। तो आप डेफिनेटली अगर आप एक बच्चे को आपने एक दफ़ा कहीं कोई ठुकाई कर दी है और आपको बहुत शदीद गिल्ट है तो अच्छी बात है, आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि 3-4 बुनियादी चीज़ें अगर वो वालिदैन को मालूम है तो उनको कत्तन किसी गिल्ट का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि पेरेंट्स जो है उनको ये बात बुनियादी तौर पे ये बिल्कुल मालूम होनी चाहिए कि ये हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बिलियंस ऑफ वेरिएबल्स की बात है। ये कोई दुनिया का आदमी आप यानी साइंटिफिकली स्पीकिंग कभी भी आप ये कहें कि आप दुरुस्त तरीन की आला तरीन सतह पे खड़े हों, ये ऐसा हो नहीं सकता। ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी नहीं होता। परफेक्शन हो ही नहीं सकती। ठीक है। उसकी वजह ये है कि मतलब ये है कि अरबों तो मुतबादिल और अल्टरनेटिव्स हैं और इतनी गंभीरता है स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजी में कि आपको सिर्फ कुछ बुनियादी असूलों पे रखना है। मिसाल के तौर पे आपने एंगर डिस्प्लेसमेंट को देखना है कि यार बाहर का गुस्सा जो है वो मैं घर पे नहीं लेके आना चाहिए क्योंकि वो बाहर का गुस्सा है या बाहर का मसला है। तो बाहर अगर किसी अथॉरिटी पे मैं नहीं निकाल सकता तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं घर आके बच्चों या बीवी पे निकालूं। तो वो बाहर का गुस्सा मैंने जब घर एंटर होना है तो वो बाहर ही छोड़ के आना है। ठीक है। कॉर्पोरल पनिशमेंट है, डेफिनेटली हमें मालूम है कि लर्निंग में बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। तो आप वो जो जिस्मानी सजा है तो उसकी तरफ किसी सूरत में भी नहीं जाना। कोऑपरेशन मॉडल जो है उसको फॉलो करना है, यानी बच्चे जो हैं उनके साथ आपने इस तरह रहना है, इस तरह ज़िंदगी गुजारनी है कि कुछ चीज़ें जो हैं अगर बच्चे के साथ इस मॉडल पे कि मैं तुम्हारी मानूंगा और तुम मेरी मानोगे, तो अगर वो बच्चा नहीं मान रहा तो आप पुराने रेफरेंसेस उसको दे देते हैं। गिव एंड टेक का मामला। हाँ, पुराने रेफरेंसेस दे देते हैं कि देखो मैंने ये बात मानी थी, ये मानी थी, ये मानी और आज तुम नहीं मान रहे तो फिर मैं ये फिर मैं नहीं मानूंगा। कुछ इस तरीके से कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ने वाली बात है। ठीक है। अच्छा वकार साहब, हम ऐसा भी देखते हैं कि खासतौर पे जो माएँ होती हैं उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। अगर किसी गैदरिंग में, किसी ग्रुप में उनका बच्चा कोई शरारत करता है या कोई ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से उसकी माँ को शर्मिंदा होना पड़ता है, तो वो घर आके वो यही चीज सोचती रहती है, फिर बाकी लोग भी उसको बातें करते हैं। तो मदर गिल्ट भी होता है कोई इस्लाम की वजह? देखिए उसमें तो ये है ना कि फिर अगेन कम इल्मी और कम आगाही वाली बात है। कम इल्मी में इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल प्रेशर्स को हम बहुत ज़्यादा कंसिडर करते हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से। सोशल प्रेशर से मुराद ये है कि मेरा बच्चा अगर इस तरह करेगा तो मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। हाँ। अच्छा, वो बच्चा जितनी भी हरकतें कर रहा है तो नॉर्मल चीज़ है। मसलन अगर बच्चा जो है वो अगर अमूमन हमारी शिकायत होती है कि जब अच्छे भले हमारे बच्चे हैं, भले मानस हैं, शरीफ हैं, हर लिहाज से बहुत अच्छे हैं, फर्मबरदार है, बात मानते हैं, सारा कुछ है, लेकिन कोई रिश्तेदार हमारे घर आता है तो ये बदतमीज हो जाते हैं। और क्या फ़ायदा, मतलब हमारी तो सारी नाक कट जाती है। या हम किसी के घर जाते हैं तो तब जाके ये बदतमीज हो जाते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि वो इसलिए बदतमीज हो जाते हैं बिकॉज जब आप घर पे होते हैं और अकेले होते हैं तो बच्चे चाहे अपना खेल रहे हैं बट दे नो कि वो कभी भी आपकी अटेंशन गेन कर सकते हैं, आपकी तवज्जो हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब आपके रिश्तेदार या कोई भी एक्सटर्नल आएगा तो उससे उनके अंदर एक लाशोरी तौर पर एक चीज़ एहसास डेवलप हो जाता है कि अब शायद हम वो तवज्जो हासिल नहीं कर पाते। तो वो तवज्जो हासिल करने के लिए उल्टी सीधी हरकत कर देंगे। तो ये भी एक नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई सोशल प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है कि यानी इस हवाले से यानी आपको सोशल प्रेशर जब भी आए तो आपने हमेशा बच्चे का साथ देना है। आपको ये नहीं सोचना कि रिश्तेदार क्या कह रहे हैं या फलां क्या कह रहा है। तो वो इसी वाले से ना हमारे सारे गिल्ट्स जो हैं वो बड़े इरेशनल से हैं। इसलिए जरूरी है कि उन सोशल प्रेशर्स को कंसिडर ना किया जाए और आगे निकला जाए और बच्चा जो है उसको हर सूरत में प्रायोरिटी दी जाए। तरजीह आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके रिश्तेदारों के अंदर, तमाम लोगों के अंदर बच्चा है। हाँ, तो उनकी अपनी तरबियत इस तरह करनी है कि उनकी जुबान और उनकी हाथ से दूसरे लोग महफूज रहें। इस तरीके से वो दूसरा ये है कि आपने उनको जिस्मानी सजा नहीं देनी। तीसरा ये है कि कोऑपरेशन मॉडल पे चलना है। चौथा यह है कि एंगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगर जो है अपना गुस्सा शुस्सा जो है वो बाहर छोड़ के आना है, बच्चों की तरफ नहीं लेके आना। और पांचवा और आखिरी जो है कि उनको जिनको नेचुरल साइंसेस कहते हैं या सोशल साइंसेस कहते हैं, इन साइंसेस की तरफ और फिक्री तनकीद, क्रिटिकल थिंकिंग, उनके सवाल की हौसला अफजाई करनी है। ये 5 बुनियादी तरीन चीज़ें अगर आप इन पे अमल कर रहे हैं तो आप देखिएगा कि आपको जो चीज़ है इसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन इन 5 चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आपको किसी गिल्ट की या किसी एहसासी जुर्म की जरूरत नहीं है। बाकी आप हर चीज फिक्स नहीं कर सकते दुनिया के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच वकार साहब। नाज़रीन, इसी अच्छी साथ मैं आज के इस सेगमेंट को इख्तिताम करूंगी कि गिल्ट जो है वो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि वो आपको आइंदा गलती करने से रोकती है, लेकिन हमेशा आपको उसी गिल्ट में नहीं रहना चाहिए। मुझे और वकार साहब को इजाजत दीजिए, एक नई एपिसोड के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए माइंड मैटर्स।
बैक टू एक्सप्रेसो। बात करते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप की, जिसमें जुम्मे को राउंड मैचेस का आखिरी रोज है और राउंड ऑफ 16 का मरहला हफ्ते से शुरू हो रहा है। ओब्वियसली दिल की धड़कनें, टूर्नामेंट के टेम्परेचर, जो भी आपका वक्त के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। ग्रुप एच में रात 8 बजे पुर्तगाल और जनूबी कोरिया का मुकाबला होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल पहले ही अगले राउंड में क्वालिफाई कर चुकी है, हमने आपको बताया था। इसके अलावा जनूबी कोरिया मैच जीतकर घाना की हार का इंतजार करेगा। 8 बजे ही ग्रुप एच में जो घाना की टीम है उसका यूरुग्वे के साथ मुकाबला होगा। इलेक्शन नजर आएंगी। देन यूरुग्वे को हर हाल में आज जीत को यकीनी बनाना होगा, जबकि अगर हम घाना की बात करते हैं तो कम से कम मैच को ड्रॉ करना उनके लिए लाजमी होगा। रात 12 बजे इस मेगा इवेंट की हॉट फेवरेट टीम ब्राजील खेल रही है कैमरून के साथ, और ये भी एक इंटरेस्टिंग मैच होने जा रहा है। ब्राजील की टीम अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, सो नो बर्डन ऑन देम। देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है, लेकिन अगर कैमरून की बात करें तो आज उनको बहरहाल एक जीत चाहिए। बिल्कुल, दूसरे मैच में सर्बिया और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे, जबकि स्विट्जरलैंड की टीम जीत के अगले मरहले के लिए टिकट कटा सकती है। कल होने वाले मैचेस की बात करें तो जर्मनी ने टाइको को 4-2 से शिकस्त दे दी, जबकि 4 बार का चैंपियन जर्मनी इवेंट से बाहर हो गया। मतलब ये सबसे हाईलाइट थी इस तमाम डिस्कशन की। जापान ने स्पेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया, जबकि बेल्जियम और कनाडा का भी वर्ल्ड कप में सफर तमाम हो गया। इन मैचेस की सूरत हाल पे बात करेंगे और ओवरऑल इस जो वर्ल्ड कप है इसका मोमेंटम बिल्ड हो गया है और आज नॉकआउट मरहले के आखिरी मैचेस हैं और इस हवाले से बिल्कुल इसमें भी बात करेंगे। बेल्जियम भी तो बाहर हो गया भाई, ये वो टीम है जिनके बहुत बड़े फैंस हैं। दूसरी जानिब कतर के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है। इस वर्ल्ड कप के साथ बहुत सारी खबरें, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रिलेट कर रही हैं। कल जब जर्मनी इस नॉकआउट मरहले से बाहर हुआ तो कतरी जो फैंस थे या फुटबॉल फॉलोअर्स थे, उन्होंने कुछ मैसेजेस भी दिए जर्मन स्पेक्टेटर्स को उनके रवैये को लेकर, जो कि इससे पहले इसका मुजाहरा वो करते आए हैं। कुछ ऐसी पिक्चर्स जिसमें उन्होंने कुछ नागवार रवैये के ऊपर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। हम इस पे भी बात करेंगे कि ये जर्मनी की तरफ से रवैया क्यों आ रहा है। विद दैट ओजिल के हवाले से हमें पता है कि ही इज द स्टार प्लेयर इन द जर्मनी, जर्मन टीम जिसको पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है। उनके हवाले से भी है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। विद दैट हम कुछ साल पहले ओजिल के बारे में पढ़ रहे थे और बात कर रहे थे कि वो इस रेसिज्म की वजह से, या ये जो नस्ल परस्ती है, इंतहा पसंदी भी कह सकते हैं इसको, इससे काफी मायूस भी हुए थे और रिटायरमेंट का भी उन्होंने फैसला किया था। हमारे साथ शमशेर न्याजी मौजूद हैं। इन द इवनिंग यू वॉच हिम इन अ शो और बड़ा जबरदस्त फुटबॉल के ऊपर अपने टीम के साथ एनालिसिस कर रहे होते हैं। हमारी टीम का हिस्सा है, उनसे हम बात करते हैं। शमशेर, वेलकम टू एक्सप्रेसो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त हो गया टीम, मतलब जैसे कहते हैं ना हीट बढ़ रही है वक्त के साथ साथ। तो सबसे पहले तो हम ये जो सुपर 16 वाला सीन हो रहा है इस पे जरा अपनी राय दीजिए, क्या हो रहा है। बड़ी बड़ी टीम बेल्जियम, जर्मनी, दे आर नॉट एनीमोर इन द वर्ल्ड कप। थैंक यू इमरान भाई। इमरान, बेसिकली बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में ना काफ़ी अपसेट देखने को मिल रहे हैं। छोटी टीमें हमेशा से अपसेट्स करती आई हैं सॉरी, छोटी टीमें जो हमेशा से अपसेट्स करती आई हैं, लेकिन इस बार कोई ज्यादा ही सिनेरियो चेंज हो गया। उन्होंने कोई बहुत बड़े ही अपसेट करना स्टार्ट कर दिया। जर्मनी को सपोर्ट करे थे आप? नहीं, मैं उनके अल्फाज ही नहीं निकले जर्मनी को। नहीं, अल्फाज निकल रहे हैं। जर्मनी को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा था। बेसिकली जर्मन के साथ बहुत बुरा हुआ है, मतलब कि वर्ल्ड चैंपियन रह लेना एक टाइम पे, और मतलब कि डिफरेंट एक्टिविटी, मतलब खेल से वो हट के डिफरेंट एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए। पहले राउंड में आउट हो जाना, पहले राउंड में ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाना, मतलब कि जर्मन के लिए बहुत ज्यादा ये मतलब कि मुश्किल भी है और मतलब कि आप कह लेंगे एम्बैरेसिंग सिचुएशन है वर्ल्ड कप में, ठीक है। और इतना बड़ा वर्ल्ड चैंपियन आप रह लें, आप 4 दफा वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, उसके बाद आपने अपना वर्ल्ड कप में बजाय गेम में फोकस रखने के अपना फोकस आउट कर दिया। आपको बजाय अपने स्क्वाड को देखने के, आप पहला मैच जब आपने बराबर किया, आप दूसरा मैच आप हारने को थे, तो आपको चाहिए था, जर्मन को चाहिए था अपनी टीम को मतलब रीसेट करते हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो डिफरेंट एक्टिविटी। और वो फोकस शिफ्ट कहां पे था उनका आपके ख्याल में? उनका फोकस था कि जो उनको जो कतर में वर्ल्ड कप हो रहा है, उनको कतर की जो मैनेजमेंट थी उससे कोई इतराज आता है। फिर रेसिज्म बीच में थोड़ी सी आ गई थी। जर्मन मैं आपको बताऊं बहुत रेसिस्ट टीम है, मतलब कि वो उन चीजों को ना बड़ा वो अहमियत देते हैं कि रेसिज्म क्यों हो रहा है और इन चीजों। उन्होंने ना सारा फोकस वहां ले गए, उन्होंने गेम में ख्याल ही नहीं किया कि भाई वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, इतना बड़ा इवेंट। कतर को बतौर इवेंट होस्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, ये कह सकते हैं। आपने मतलब कि अगर आप देखें कि वर्ल्ड कप जब शुरू हुआ था, जब इनके ग्रुप स्टेज का मैच पहला मैच था, तो जर्मन ही थे जिन्होंने सबसे पहले एतराज किया था कि हम मतलब कि खुल के एक्टिविटीज नहीं कर सकते इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि कतर ने जो फुटबॉल मैनेजमेंट है, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ ना मतलब अल्कोहल बैन किया था, उन्होंने और कुछ चीजें, कपड़े, ड्रेस कोड्स वगैरह जो था वो बैन किए थे। लेकिन जर्मन ने ना उस चीज को उठा के ना हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया और हमें ना फुटबॉल में ना कहीं जर्मन नजर नहीं आती कि भाई हम सारी टीमों को देखें, ब्राजील को आप देख रहे हैं, अर्जेंटीना को देख रहे हैं, उन्होंने अपने को रीसेट किया। और इसका इंपैक्ट आपको लगता है जर्मनी की गेम के ऊपर आया है? बिल्कुल इमरान भाई, ये मैं आपको बताऊं, ये चीजें बड़ा इंपैक्ट डालती है आपकी गेम में। आप एक कोई गली मोहल्ले का आप इवेंट नहीं खेल रहे, आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ठीक है। बट व्हाट हैपेंड विद बेल्जियम देन? बेल्जियम भी तो बहुत अच्छी टीम थी, यूरोपियन भी है। बेल्जियम ने देखें उनको बहुत मौके मिले, लास्ट टाइम उनका मैच हुआ है उसमें उनको बहुत चांसेस मिले,
बट अनलकीली वो कन्वर्ट नहीं कर सके। बहुत फोकस टीम थी विद ग्रेट स्क्वाड, बड़ी डेप्थ थी उनके स्क्वाड के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेल्जियम जो वो चोक कर गई, लाइक साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम जो अमूमन सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल पहुंचती है ना, चोक कर जाती है। पूरा मैच बहुत जैसे लोग अर्जेंटीना को साउथ अफ्रीका से रिलेट करना शुरू हो गए अब। लेकिन आप देखना अर्जेंटीना का क्या हाल है इस टाइम। अर्जेंटीना जो है वो टॉप ऑफ द टेबल है, और वो मतलब कि आपने उसका मैच देखा हो पोलैंड के खिलाफ अर्जेंटीना का, तो मतलब कि ब्रिलियंट गेम। अच्छा, अब ये तो हो गया ग्रुप मैच। अब आगे अगले, क्योंकि आज आखिरी दिन है ग्रुप मैचेस का, आगे फिर फर्दर आप कौन सी टीम्स को देख रहे हैं कि जो बहुत ऊपर जाएंगी और जिनके लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़े अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं? देखें अगला टीम विद द सुपरस्टार ब्राजील, वो तो ऑलरेडी टॉप ऑफ द टेबल है और वो क्वालीफाई तो कर रही है, और ब्राजील से काफी टीमों को जो है वो है कि यार ये वर्ल्ड कप। और ब्राजील ने अपना फोकस शिफ्ट नहीं किया, नहीं किया, मतलब कि आप ये देखें इतनी उनकी भी स्क्वाड में डेप्थ है, उन्होंने अपने एक एक प्लेयर को इतना यूज किया, मतलब उनका स्टार प्लेयर नेमार इंजर्ड हुआ, उनको परवाह ही नहीं है। उनको परवाह नहीं है। हालांकि लगता था कि टीम बहुत बड़ा धचका है टीम के लिए। बिल्कुल बिल्कुल इमरान भाई, मैं आपको बताऊं कि नेमार इज अ सुपरस्टार, इज अ फ्यूचर सुपरस्टार। मेसी, रोनाल्डो अब रिटायरमेंट को आ गए हैं, इसके बाद नेमार है, ये इस तरह के प्लेयर जो छोटे छोटे प्लेयर हैं वो ऊपर आ रहे हैं, और नेमार बहुत बड़ा नाम है। उसका इंजर्ड हो जाना हमें शुरू में लगा था, जो हमारे फुटबॉल फैंस हैं, हम दोस्त यारों में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो हमारे जो सपोर्टर्स हैं ब्राजील के, वो कहते हैं कि यार नेमार गया और अब हम क्या करेंगे क्या होगा। लेकिन उनके स्क्वाड में इतनी डेप्थ है, इतने प्लेयर हैं उनके पास, स्किनी, पतले, फिट, और इतने वो प्लान के साथ ग्राउंड में आते हैं, बॉक्स टू बॉक्स गेम करते हैं, मतलब ब्रिलियंट गेम, ठीक है। और आप ब्राजील का ग्रुप जो है ना, ब्राजील तो क्वालिफाइड है, ठीक है, लेकिन ब्राजील का जो बाकी तीन टीम है ना, सर्बिया, स्विट्जरलैंड, कैमरून, उनके दरमियान में जो है ना मैच बड़ा फंसा हुआ है। और आज उनके ग्रुप का थर्ड और लास्ट मैच है, जो आज फैसला। आप किसको देख रहे हैं? मैं स्विट्जरलैंड तो ऑलमोस्ट बाहर ही है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कैमरून ऊपर है। अच्छा, हाँ जी, कैमरून ऊपर है, क्योंकि वो मतलब कि वो भी काफी मेहनती टीम है, मतलब बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड टीम्स ने भी क्वालिफाई किया है 16 के लिए, और ऐसा लग नहीं रहा था। जैसे कुछ जो टीम्स बाहर हुई हैं, जर्मनी बाहर हुआ तो जापान इन हो गया। जापान इन हो गया, और जापान की आप अगर रात को गेम देखें अगेंस्ट स्पेन, मतलब कि इतनी उनकी वो डेडिकेशन थी गेम में, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि जापानीज प्लेयर क्यों नहीं प्रीमियर लीग और इंटरनेशनल लीग जो है, स्पेनिश लीग है, उनमें आते हैं। मतलब मैं अनेबल हूँ इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए कि मतलब इनके प्लेयर लीग्स में क्यों नहीं खेल। हो सकता है इस वर्ल्ड कप के बाद अब चैप्टर चेंज हो जाए और कुछ नए बड़े नाम होना चाहिए। ओके, सो दिस इज ये कमेंट्री भी देखते हैं कैसी होगी और इसमें क्या कंट्रोवर्सीज हो सकती हैं। इटसेल्फ हैरी और मेगन की जो शादी है उस पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हुई थी। हैरी सेज कोई बंद दरवाजों के पीछे नहीं देख सकता कि क्या हो रहा है, यही टैगलाइन है इसकी। देखते हैं क्या होता है। प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो फीडबैक दीजिएगा, नहीं लगा तब भी दे दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।